Okay, so why hydrostatic pressure is a scalar quantity even though pressure is force divided by area. तो कल हमने ये क्वेश्चन पे एंड किया था. When a force is applied at any point, hydrostatic pressure is transmitted equally. ये आपका कौन सा थ्योरम है? पास्कल्स लॉ है. ठीक है. Whenever you are applying force at any point, it will get distributed equally. So when a force is applied, at any point, hydrostatic pressure is transmitted equally in all directions and not just in one particular direction. This is the reason pressure is a scalar quantity even though force is a vector. तो प्रेशर आपका स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, क्योंकि ये इक्वली ट्रांसमिट होगा. फोर्स में वैसा नहीं होता है ना. फोर्स जिस डायरेक्शन में आता है उसी डायरेक्शन में वैसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, लेकिन ये आपका किसी भी डायरेक्शन में आए आपका इम्पैक्ट इक्वली ट्रांसमिट होगा. ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज कंसिडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी इन अ हाइड्रोलिक सिस्टम. हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें वाटर यूज हो रहा है और जिसमें भाई साहब एक नैरो एंड है और एक ब्रॉड एंड है. सो यू आर क्रिएटिंग अ प्रेशर हियर बिकॉज ऑफ विच देयर इज प्रेशर क्रिएटेड ऑन दिस साइड, and since force upon area will be constant because pressure applied at one point will be transmitted equally to the other point, hence you are going to create a larger force. क्या ये समझ में आ रहा है? कल अपन ने ये वैसा पढ़ा था. देखो ये ऐसा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, कार्स पास में होता है ये. ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है भाई साहब? there is a small area A1 and you are creating a force F1. So once you create this, what will happen? The pressure will be force upon area और ये प्रेशर इक्वली पूरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. मतलब यहाँ पे भी यही प्रेशर रहेगा. अब यहाँ पे इस प्रेशर को इक्वेट करने के लिए this will be, so what will be the force that is experienced here? Let's say F2 and let's say area is A2. So F2 upon A2. Now since this A1 has increased to A2, obviously the F1 will increase to F2. ठीक है, तो यहाँ पे लार्जर फोर्स लग रहा है. इसी लार्जर फोर्स को इस्तेमाल करते हुए हम कार को ऊपर कर रहे हैं. ठीक है, so in a hydraulic system, a piston with an area of 21 centimeter square pushes a liquid with a force of 38. तो यहाँ पे कोई पिस्टन है देखो. ठीक है, यह पिस्टन है. So what is this piston area? 21 centimeter square pushes the liquid with a force of 38 न्यूटन. ठीक है, तो F1 की वैल्यू आपको दी हुई है 38 न्यूटन. एरिया 1 को कन्वर्ट करना चाहो करो, ना करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज आपको देखना है कि यहाँ पे एरिया 2 किस यूनिट में है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो दोनों कैंसिल होंगे. ठीक है, द फार एंड ऑफ द हाइड्रोलिक पाइप कनेक्ट्स टू अ सेकंड पिस्टन विद एन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप भूल जाओ, उसको कन्वर्ट करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F2? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? F2 by A2 will be equal to F1 by A1. F2 की वैल्यू नहीं मालूम, A2 की वैल्यू है 100, F1 की वैल्यू है 38, A1 की वैल्यू है 21. ठीक है, सो लेट्स लुक एट इट. F2 is equal to 38 into 100 by 21. ठीक है, क्लियर है? सो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 3800 by 21. ये हो गया F2 का वैल्यू. ठीक है, तो 21 हो गया ये 3800. 21 1 जा 21, 8 से 1 गया भाई साहब 7, 3 2 गया भाई साहब 1, 170. 21 into 8, 8 1 जा 8, 2 8 जा 16, तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया 168, तो ये हो गया 20, ये हो गया आपका 0. ठीक है, 1 जा 9, 189, तो ये हो गया आपका 180.9. ठीक है, दिस विल बी 180.9 अप्रोक्सीमेटली, मतलब 180.9. क्या मेरा क्या इतना क्यों आंसर हो गया? वैसे 180.9 आया, तो ये 181. हाँ जी, ये क्यों हो गया? हाँ नहीं, यहाँ पे प्रेशर निकाला है. ओके, प्रेशर निकाला है हमने, फोर्स निकाला था उधर. ठीक है, इन्होंने प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट पिस्टन, सो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर. तो ये हो गया आपका, हाँ ठीक है, 181 पॉइंट कुछ आया था ना हमारा, 181 पॉइंट कुछ आया था. सो दैट वाज न्यूटन. तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1.81 इंटू 10⁻²न्यूटन, ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ F2. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. दिस इज बेसिकली, ये आपका हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया. यहाँ पे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है. द फोर्स which is being applied here is of 38 Newton. Now when you are applying this force,
this pressure is created and this pressure is equally distributed throughout the liquid. ये आपका भाई साहब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द लिक्विड. तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे भी सेम प्रेशर क्रिएट होगा. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आपका प्रेशर है P1 इज इक्वल टू F1 बाई A1 बाई फॉर्मूला तो वही होगा फोर्स बाई एरिया. यहाँ पे प्रेशर कितना है P2 इज इक्वल टू F2 बाई A2. द प्रेशर्स विल बी द सेम एज पर पास्कल्स लॉ. ठीक है. तो P1 is equal to F1 by A1 और P2 is equal to F2 by A2. So this is how you are going to get the force which would be applicable here. अभी देखो यहाँ पे आपने फोर्स कितने का अप्लाई किया था 38 न्यूटन का और इधर आपका फोर्स कितना बढ़ गया भाई साहब 181 न्यूटन हो गया. ठीक है. ऑलमोस्ट आप देख लो भाई साहब कितना 38 इंटू अगर हम इसको 6 करते हैं 8 6 48 3 6 18 19 20 21 22 चलिए 38 इंटू 5 करें अगर हम 8 5 40 3 5 15 प्लस 1 ऑलमोस्ट 5 गुना प्रेशर बढ़ गया. देखो 5 गुना फोर्स बढ़ गया आंसर. प्रेशर तो सेम ही रहा लेकिन आपका फोर्स 5 गुना बढ़ गया. ठीक है. क्लियर है. आर वी क्लियर. ओके. वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द डेप्थ इनसाइड द फ्लूइड. सो एज वी गो डीप इनसाइड द फ्लूइड. अभी आप समझ लो ये कोई वेसल है जिसका हाइट h है. ठीक है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर आपका कितना है 1 एटमॉस्फेयर. यहाँ पे आपका कोई भी प्रेशर है यहाँ पे आपका यूनिट एरिया है दिया हुआ है सॉरी और ये हो गया आपका mg. लेट्स से आपका फोर्स लग रहा है F1. ठीक है. और यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपका F2. ठीक है. देयर विल बी एन F2 एंड F1 फोर्स. सो एट इक्विलिब्रियम फोर्स बैलेंसिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन. सो लेट्स से ये बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा. ठीक है. F1 तो यहाँ पे F1 हो गया प्लस इतना जो मास है इसके अंदर जो वाटर है तो mg इज इक्वल टू F2 या F2 माइनस F1 वी कैन से दैट इट इज mg. ठीक है. यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी. प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो P2 इज इक्वल टू F2 अपॉन A एंड सिमिलरली P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A बिकॉज एरिया इन बोथ द केसेस इज द सेम. तो P2 माइनस P1 इंटू A दैट विल बी इक्वल टू mg. ठीक है. ओके. सो वी नो दैट m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. अभी वॉल्यूम की बात अगर हम करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू A इंटू H. ठीक है. दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज H. ठीक है. ओके. सो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब वी कैन राइट P2 माइनस P1 इंटू A रो A इंटू HG. ये और ये भाई साहब आपका हो गया कैंसिल. P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो HG. ठीक है. इफ द सरफेस वन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट इज एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड देन P1 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर. अगर समझ लो भाई साहब ये इधर होता था तो P1 की वैल्यू क्या हो जाती थी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता था. अगर समझ लो यही वाला इधर होता था सो दिस वुड हैव बीन P एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. ओके. सो P2 की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो Hg. ये जो P2 यहाँ पे जो प्रेशर हो रहा है दिस विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट प्लस इतना जो आपका भाई साहब हाइट है. ठीक है रो Hg. सो एट the pressure at any point inside the liquid, the pressure at any point inside the liquid will be equal to outside atmospheric pressure plus rho Hg, where rho is the density of the liquid, H is the height attained by the or the depth. H basically हो गया आपका depth और G हो गया आपका acceleration due to gravity. ठीक है. The pressure at any point inside the liquid will be equal to atmospheric pressure plus rho Hg. ठीक है. Clear है. Okay. So this is applicable only to static fluids. In static fluids, pressure at same vertical height is same throughout the fluid. At same vertical height is same throughout the fluid. The pressure at the same vertical height will be the same throughout the fluid. ठीक है. Clear है. Okay. Why the blood pressure in human is greater at the feet than at the brain? बोलो वैसा. तो आपका देखो यहाँ पे हार्ट में ब्लड आता है ब्लड पंप करता है तो ये ब्लड जा रहा है एकदम नीचे टो पे और ऊपर भी जा रहा है. ठीक है. तो ये जो नीचे टो पे जा रहा है इसका डेप्थ ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली रो Hg से आपका भाई साहब द ब्लड विच इज फ्लोइंग एट योर फीट विल बी एट अ हायर प्रेशर देन द ब्लड विच इज एक्चुअली गोइंग टू योर हेड. और ऐसा होना भी चाहिए. जो लोग शीर्षासन करते हैं वो लोग बेवकूफी कर रहे हैं. बाबा रामदेव की जितनी भी पूजा कर लें आप. ठीक है. एक्चुअली नहीं होना चाहिए. आपके ब्लड आपके जो ब्रेन में वीन्स हैं वो बहुत पतले हैं. ठीक है. दे आर नॉट सपोज टू गेट ब्लड एट अ वेरी हाई प्रेशर. और शायद हमारा एवोल्यूशन भी इसी से लिंक्ड है. ठीक है. आप अगर एवोल्यूशन इंसान का एवोल्यूशन पढ़ोगे जब तक हम 4 पैर पे चल रहे थे तो हमारा एवोल्यूशन नहीं हुआ था. मतलब वी वेर यूजिंग आवर हैंड्स फॉर लोकोमोशन एज वेल.
ठीक है। सो हम एक कुत्ते की तरह ही थे, ऐसा अगर आप देखोगे, वी विल लाइक दिस। तो ये हमारा हार्ट है, ये हमारी मुंडी है, जितना पूरा ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है उतना ही मुंडी में भी जा रहा है। द मोमेंट वी एक्चुअली स्टूड अप एंड स्टार्टेड वॉकिंग, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ blood was now flowing into the brain, ठीक है, and because of which the evolution of brain happened, ठीक है, ब्रेन का एवोल्यूशन धीरे धीरे चालू हुआ और उसके बाद ही हम एक सुव्यवस्थित, आप बोल सकते हैं, शायद ना हो भाई साहब, दिल्ली का AQI हमारा 1000 के ऊपर चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन डिक्लेयर कर देना चाहिए, इतनी गंद मचा रखी है हमने। खैर, व्हाट आई मीन टू से इज दैट हमारे ब्रेन में ऐसा हमारा स्ट्रक्चर है कि हमको ब्रेन में कम ही ब्लड को फ्लो कराना है, लेसर ऑफ ब्लड शुड बी फ्लोइंग इनटू आवर ब्रेन्स, ठीक है। शीर्षासन नहीं करना चाहिए साइंटिफिकली, ठीक है, नहीं करना चाहिए। लोग करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। क्यों मिलता है मालूम है? आप थोड़ा सा एंजाइटी से आपको सुकून मिलता है। क्यों ऐसा मिलता है? क्योंकि ज्यादा ब्लड जा रहा है, ज्यादा ब्लड जा रहा है तो ज्यादा ऑक्सीजन जा रहा है, तो आपके सेल्स को थोड़ा सा टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है। बट योर the very fine nerve endings that are there in your brain are not supposed to receive blood at that high pressure. That is science, ठीक है। और ये होना भी चाहिए। देखो, the blood that the human feet is receiving has lesser pressure than the blood which is being received by, sorry, has higher pressure than the blood which is received by the brains। क्या ये समझ में आ रहा है? Okay, so this is because the height of the blood column in human body is more at the feet than at the brain, therefore the blood pressure in humans is greater than the feet at the brain, ठीक है। Okay, what will be the pressure at the bottom of the vessels? सेम हो जाएगा, हाइट सेम है, बस सिंपल, ठीक है, irrespective of the volume। इसमें वॉल्यूम मैटर नहीं करता है, कितना लिक्विड है वो मैटर नहीं करता है। what matters is the height of this point from the top, okay, or the depth। we know that rho, since h is same for all the vessels, pressure at the bottom of all the vessels is the same, okay। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, इसको रिवाइज कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट is equal to the weight of the column of air of unit cross sectional area extending from that point to the top of the atmosphere, ठीक है। तो एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू द एंटायर एयर कॉलम, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। प्रेशर होता भी है क्या? फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, ठीक है, ओके। सो आपका समझ लो ये यूनिट एरिया है। अभी इसमें पूरा जो एयर कॉलम जो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मतलब जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट विल बी द प्रेशर, वो हो जाएगा उसका वैसा प्रेशर, ठीक है। ये हो गया अर्थ का सरफेस, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर एट दिस ऑल्टीट्यूड। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। अभी जैसे अगर आप देखोगे प्रेशर के बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखते हो, जैसे आपका वो मेडिसिन का बॉटल होता है, देखो जैसे आई ड्रॉप्स का मेडिसिन का बॉटल होता है, या ऐसा आपने देखा रहेगा ड्रॉपर्स होते हैं ना, इंक ड्रॉपर्स। पहले तो हम वैसा फाउंटेन पेन इस्तेमाल करते थे, तो उसमें ऐसे हमको इंक को इंक में डुबो कर इसको प्रेस करते थे अपन, लिक्विड में डुबोया इसको, ये रबड़ देखा है इसको? नहीं, तो इसको जैसे प्रेस करेंगे हम तो इसमें से सारा एयर निकल जाएगा, बिकॉज ऑफ विच व्हाट विल हैपन, द लिक्विड इन विच यू आर इंसर्टिंग इट, इट विल नाउ वॉक अप और यहाँ पे आ जाएगा। अभी दिस इज अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एक पर्टिकुलर हाइट तक अंदर जाएगा, ठीक है। क्यों? और आप जब इसको निकाल लोगे लिक्विड से तो ये गिरेगा नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू फॉल इन स्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज अ होल आउट हियर, बट स्टिल इट इज नॉट फॉलिंग, ठीक है। दिस लिक्विड हैज गॉन अप टू दिस लेवल, स्टिल इट इज नॉट फॉलिंग। व्हाई? हाँ, नहीं चाचू, मैं बोल रहा हूं यहां होल से क्यों नहीं गिर रहा है ये? व्हाई इज इट नॉट फॉलिंग? तो यहाँ पे आपका ये जो लिक्विड कॉलम जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दैट इज एच रो जी, दिस इज बैलेंसिंग विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बैलेंस हो जा रहा है। अगर आपने तो इसका ये डिजाइन कैसे इसको हेल्प कर रहा है? हाउ इज दिस डिजाइन हेल्पिंग इट? ये देखो यहाँ पे ऐसा टेपरिंग डिजाइन है जिससे क्या हो रहा है, एरिया कम हो जा रहा है, एरिया कम हो जा रहा है तो प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है। प्रेशर इसके वजह से भी ज्यादा होगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पे लग रहा है वो भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इसने लिक्विड को अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है। अगर आपने ऐसा किया होता, जैसे समझ लो आपने खींच तो लिया इसको अंदर, लेकिन आपका ऐसा वेसल होता तो लिक्विड गिर जाता, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भाई साहब यहाँ पे कम हो जाता। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वुड हैव गॉन लेस एयर एंड देन द लिक्विड विल फॉल, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, दिस लिक्विड वुड हैव फॉलन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, सो आपका भाई साहब दीज मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर एट दिस ऑल्टीट्यूड। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके प्रेशर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा
तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों कम होता जाएगा भाई साहब? क्योंकि आपका एयर का डेंसिटी भी कम होता जाएगा और डेप्थ भी कम होता जाएगा। रो एच जी से आपका है, तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे प्रेशर इज हाइयर, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे जो लोग गोरखा रेजिमेंट का नाम सुना है? आर्मी में गोरखा रेजिमेंट सबसे टफ रेजिमेंट होता है, ठीक है। ये लोग बेसिकली पहाड़ी लोग होते हैं और पहाड़ी लोग भाई साहब लो प्रेशर में काम कर रहे हैं। उनका बॉडी जो है वो अडेप्टेड हो जाता है लो प्रेशर में काम करने के लिए, और इसीलिए मतलब उनके जेनेटिक्स मॉडिफाई हो जाते हैं और इसीलिए वो काफी मेहनत कश लोग होते हैं, ठीक है। हमसे काफी ज्यादा मेहनत वो कर लेंगे क्योंकि वो अंडर प्रेशर मतलब लो प्रेशर में काम कर रहे हैं, ठीक है। दे आर ऑलवेज अंडर लो प्रेशर बिकॉज दे आर एट हायर ऑल्टीट्यूड्स। सो वॉट एवर वर्क दिनचर्या जो भी उनका है, दे आर वर्किंग अंडर लो प्रेशर, सो देयर बॉडी गेट्स अडेप्टेड टू इट, ठीक है। और इसीलिए वो काफी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। एक मूवी आई थी ना ये, इसकी क्या नाम था ये, आर्मी पे। एक्चुअली इट वाज द फर्स्ट, हमारे जो एयर चीफ मार्शल चीफ जनरल थे एस जे एफ मानेक शॉ, उनकी थी। क्या नाम था ये एक्टर जो क्या विकी क्या नाम है, खैर छोड़ो। तो उनका एक डायलॉग था, मतलब ये पिक्चर का डायलॉग नहीं है एक्चुअली, उस इंसान का ही डायलॉग था। ही बिकेम द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया एंड ही सेड दैट इन आर्मी if a army personnel is saying that he is not afraid of death, so there can be two reasons: either he is lying or he is a Gorkha, ठीक है। और ऐसा मोदी जी ने भी इनको एक स्पीच में कोट किया था। दिस इज एक्चुअली द थिंग कि अगर कोई आर्मी पर्सनल बोल रहा है ना उसको मौत से डर नहीं लगता है, तो या तो वो भाई साहब गोरखा रेजिमेंट का इंसान होगा, या तो भाई साहब वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। उसको डर लगता है लेकिन वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। सो दीज मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर एट दिस ऑल्टीट्यूड, ओके। सो दीज मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर एट दिस ऑल्टीट्यूड। तो आपके पास इतना मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेशर बना रहे हैं और ये पूरा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेशर बना रहे हैं। सो ऑब्वियसली प्रेशर एट लो एंड्स विल बी हाइयर, ठीक है। प्रेशर एट लो एंड्स वुड बी हाइयर। सो एट सी लेवल इट्स वैल्यू इज कितना होगा वैल्यू? हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये वैल्यू याद रखिएगा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू 1.013। आप इसको सहूलियत के लिए 1 भी ले लेंगे तो भी चलेगा, कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए 10⁵ इज एब्सोल्युटली ओके। ये है क्या, 1 ही तो है, ठीक है। लेकिन ये 10⁵ पास्कल, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर। ओके, बैरोमीटर क्या होता है? दिस डिवाइस इज डेवलप्ड बाय इटालियन साइंटिस्ट टॉरसिली, और इसीलिए हम बैरोमीटर के ऊपर जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसको अपन इनके नाम से जानते हैं, टॉरसिली वैक्यूम बोलते हैं हम इसको, ठीक है। बैरोमीटर बेसिकली क्या है? ये आपका भाई साहब एक ट्यूब है जिसको हमने इन्वर्टेड तरीके से मरकरी के ऊपर रख दिया है। अभी जैसे हमने इसको मरकरी के ऊपर रखा, ये ट्यूब डूबेगा थोड़ा बहुत, और यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे भी क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही प्रेशर क्या करेगा? इस पे प्रेशर डालेगा और ये ऊपर तक जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा? आपने देखा कि जब भी हम लिक्विड पे कहीं पे भी प्रेशर क्रिएट करते हैं वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे जो प्रेशर आया पी ए और यहाँ पे जो प्रेशर आया लेट्स से पी बी, ये यहाँ के प्रेशर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आपका डेप्थ सेम है, डेप्थ बियॉन्ड द लिक्विड इज द सेम। सो पी ए पी बी एंड पी सी विल बी। अभी पी सी में देखो, पी ए में प्रेशर किसका है? एटमॉस्फेयर का। पी बी प्रेशर किसका है भाई साहब? एटमॉस्फेयर का है। लेकिन पी सी में प्रेशर किसका है? हाइट ऑफ दिस मरकरी कॉलम। तो अगर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम हम निकाल लेते हैं दैट इज पी सी, तो ये हो जाएगा आपका रो इंटू एच इंटू जी। मरकरी की डेंसिटी होती है 13.5 इंटू 10⁻³ kg मीटर। ये हो गया 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, और ये हो गया 9.8। ये सारे नोन वैल्यूज हैं जिसके वजह से आपका पी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका वैल्यू। और यही भाई साहब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, बिकॉज पी सी इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी बी। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, क्लियर है? ओके, सो आपका मरकरी है, मरकरी में हमने एक ट्यूब को उल्टा करके डुबो दिया है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, द एच जी दैट इज मरकरी प्रेशर इज इक्वल टू द एयर प्रेशर। तो प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू द प्रेशर एट ए, ठीक है। सो प्रेशर एट बी, ये हो गया आपका वैक्यूम। इसी वैक्यूम का नाम है टॉरसिली वैक्यूम, क्योंकि ये डिजाइन किया था टॉरसिली ने। ये आपका 760, ये आपका कोई घर पे भी बना सकता है। मरकरी चाहिए और एक आपका इन्वर्टेड ट्यूब चाहिए, वैसा भी दिस कैन इजीली बी मेड एट होम एज वेल। आप देखोगे जो पुरातन घर होंगे, बहुत पुराने घर होंगे, वहां पे आपको ऐसा थर्मोमीटर भी मिलेगा और ऐसा बैरोमीटर भी मिलता है, ठीक है, जनरली, ठीक है।
ओके 760 मिलीमीटर। आज की तारीख में तो सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन सेल फोन से मिल जाता है, टेम्परेचर से लेकर ह्यूमिडिटी से लेकर प्रेशर से लेकर सब कुछ। तो यू डोंट कीप दिस स्टफ, बट इन ओल्डर हाउसेस यू यूज्ड टू कीप दिस स्टफ्स, जहाँ पे आपको मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर और ये सब आपको मिल जाता था, ऐसे डिवाइसेस आपको मिलते थे। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हो गया आपका 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस पास्कल्स लॉ ये हो गया भाई साहब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज हाउ मच 1.01 इंटू 10⁵। एच जी कॉलम हो गया आपका 0.76 मीटर, तो आपका 760 मिलीमीटर। ओके, व्हाट इफ देयर इज नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। क्या हो जाएगा? हाँ, फूड के फट जाएगा। यस, आपके बॉडी फ्लूइड्स का जो प्रेशर है, इंक्लूडिंग ब्लड, लिम्फ, एवरीथिंग, जो भी हमारे बॉडी का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बैलेंस में है। सो सिर्फ हमारा ही नहीं, सारे एनिमल्स का, सारे एनिमल्स का। ठीक है, सो अगर भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, अगर प्रेशर इरेक्ट हो जाए तो ये फूट जाएगा। जैसे आपने किसी किशमिश, किशमिश मतलब क्या बोलते हैं, मनु का क्या उसको, रेजिन, ठीक है, उसको अगर आपने वैसा पानी में रखा तो क्या होता है, वो फूलता जाता है ना, फूलता जाता है, एक टाइम पे वैसे थोड़ एकदम गोला मोटोला हो जाएगा, है ना। वो जो एकदम ऐसा था सिकुड़ा हुआ सा, वो एकदम गोल मटोल हो जाएगा। अभी अगर आपने पानी को हटा दिया या पानी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया तो फट जाएगा। एक एक टाइम आएगा जब वो फट सकता है। ठीक है, टर्ची टोटल। तो ऐसा ही इंसान का बॉडी भी है भाई साहब। ठीक है, इफ, तो यहाँ पे होगा क्या भाई साहब, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिड्यूस्ड देन व्हाट विल हैपन। अगर आप किसी स्पेस शिप में हैं तो फिर कैसे मैनेज करेंगे, तो वहां पे आर्टिफिशियली प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, वहां पे एटमॉस्फेयर क्रिएटेड रहता है और वहां पे आर्टिफिशियली प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अदरवाइज द पर्सन वुड डाई। ठीक है, वाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डिक्रीजेस टू नियरली हाफ इट्स वैल्यू अबव सी लेवल, ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। 6 किलोमीटर अबव सी लेवल मतलब 6000 मीटर्स अबव सी लेवल, इट बिकम्स ऑलमोस्ट हाफ। ठीक है, इसीलिए माउंटेन क्लाइंबिंग, जैसे अगर आप माउंट एवरेस्ट को देखेंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर कोई माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करता है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोल्ड, इट्स अबाउट डीलिंग विद दिस लो प्रेशर। भाई साहब माउंट एवरेस्ट का वैल्यू, आपका जो हाइट है दैट इज मोर देन 8000, तो वहां पे वैसा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ओके, नियरली हाफ इट्स वैल्यू एट द सी लेवल, दो द हाइट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर का हाइट भाई साहब 100 किलोमीटर है। एटमॉस्फेयर का टोटल हाइट है आपका 100 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका 100 किलोमीटर हो गया, मतलब 10000 मीटर से। ठीक है, ये सी लेवल है, ये सी लेवल के ऊपर गए आप कहां तक, 6000 मीटर्स तक, तो आपका भाई साहब प्रेशर ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। Why will this happen? ठीक है, द प्रेशर बिकम्स हाफ ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट यू एक्सपीरियंस। अगर यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे 0.5 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट 6000 मीटर्स अबव सी लेवल। ठीक है, सो व्हाई विल दिस हैपन, बिकॉज आपका यहाँ पे देखो ग्रेविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ग्रेविटी एयर मॉलिक्यूल्स को रोके हुए है। एटमॉस्फेयर एक गैस है, एटमॉस्फेयर इज बेसिकली एयर। ये एयर का कोटिंग अर्थ के ऊपर क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी ने उसको पकड़ रखा है, वरना तो वो स्पेस में चला जाएगा, जाएगा ही ना भाई साहब, वो तो खुला है ना, गैस है, वो चला जाएगा स्पेस में। तो द एटमॉस्फेयर इज होल्डिंग इट। अभी एटमॉस्फेयर में जो भी पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा करके अर्थ से जुड़े रहेंगे, इसीलिए आपका जितना कम होना चाहिए प्रेशर, उससे भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स आपके हाइट के साथ ग्रेविटी आपकी कम होती जाती है, वो कम होती है। तो यू आर एक्चुअली एनकाउंटरिंग टू इफेक्ट्स, वन रो एच जी इफेक्ट एंड द अदर वन इज ग्रेविटेशनल इफेक्ट। आपका हाइट कम हो गया तो प्रेशर कम हो गया, लेकिन इतना कम भी नहीं होना चाहिए। तो इतना कम क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो ग्रेविटी है वो लेसर पार्टिकल्स को होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, वो लेसर पार्टिकल्स एट अ हायर हाइट को होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस एट हायर एल्टीट्यूड, ग्रेविटी इज बेसिकली होल्डिंग मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, एंड यू हायर ऑल्टीट्यूड में आपको कम पार्टिकल्स मिलेंगे, कम पार्टिकल्स मिलेंगे, कम एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स मतलब कम प्रेशर। ठीक है, सो डेंसिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, द डेंसिटी डिक्रीजेस हियर। तो देखो यहाँ पे कैसा है, आपका प्रेशर इज रो एच जी। ठीक है, तो ऑब्वियसली हाइट आपकी, डेप्थ आपका डिक्रीज हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरेगा, लेकिन साथ ही साथ डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटेशन इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज पुलिंग ऑल द एयर पार्टिकल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, because of which very few particles will be available at higher levels. So not only height but also the density is decreasing here, because of which आपका जितना मतलब आंकड़ों के हिसाब से जितना कम होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा प्रेशर कम हो जाता है।
जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं, ठीक है, द मोर यू गो अप द मोर द प्रेशर विल बी लेस। अगर आप किसी माउंटेन पे जाकर आप अगर वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी जैसे वाटर को आप बॉईल कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, एक देखो एक लिक्विड के ऊपर उसका वेपर प्रेशर होता है, तो ये जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जब उसको बॉयल करते हैं आप तो बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड के ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो अगर आप समझ लो पानी को ऊपर लेकर जा रहे हैं हिमालय में बहुत ऊपर, ठीक है, प्रेशर गिर रहा है वहां पे, तो वो जल्दी बॉयल करेगा। जैसे यहाँ पे सी लेवल पे आपका पानी बॉयल होगा लेट्स से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वहां पे 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल करना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द प्रेशर हैज ड्रॉप, so now you will require lesser amount of energy in order for that water to boil, because boiling point is the temperature at which the vapor pressure above the liquid becomes equal to the atmospheric pressure। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, so in standard barometer developed by Torricelli, why mercury is used in place of water? हम मरकरी को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मरकरी आपको बहुत प्रिसाइज रीडिंग्स देता है, पहली बात तो ये है, ठीक है। मरकरी एक सिल्वरी लिक्विड है और वाटर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ये तो एक बात हो गई ना। दूसरा बात क्या है भाई साहब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है, तो अगर आप देखोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, अभी ध्यान दो, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मैं मरकरी से बैलेंस कराऊं तो रो एच जी, ठीक है, और यहां पे वाटर से बैलेंस कराऊं तो डेंसिटी ऑफ मरकरी एट डेंसिटी ऑफ मरकरी हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इनटू जी, और यहां पे भाई साहब आपका रो ऑफ वाटर कॉलम हाइट ऑफ वाटर कॉलम इनटू जी, ठीक है भाई साहब। मरकरी की डेंसिटी तो जी वाला फैक्टर तो दोनों में कॉमन है भाई साहब, ठीक है। अभी बात रही इन दोनों में से इसको बैलेंस करना है, इन दोनों में से इसको बैलेंस करना है। इसका भाई साहब है 13.6 इंटू 10⁻³ ये हो गया इसका डेंसिटी इंटू एच ऑफ मरकरी, और यहां पे क्या है भाई साहब 1 10⁻³ है भाई साहब, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, अगर आप देख रहे हो किसका, ऑब्वियसली इसको अगर हम बैलेंस करेंगे, जी हटा दो, इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो यू विल रिक्वायर अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ वाटर कॉलम। आपका वाटर कॉलम का हाइट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यू विल रिक्वायर अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ वाटर कॉलम। बहुत लंबा आपको लगेगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, किसकी, डेंसिटी की। यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा है, इट इज 13 पॉइंट ऑलमोस्ट 14 टाइम्स दैट ऑफ वाटर, इसीलिए आपको जो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम लगेगा वो कम लगेगा। हाइट ऑफ मरकरी कॉलम विल बी almost 14 times less than that of the height of water column that you would require to balance atmospheric pressure। बैरोमीटर है क्या, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के को बैलेंस करता हुआ एक ऑब्जेक्ट है ना। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये है, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो आपका भाई साहब हो गया 1.01 इंटू 10⁻⁵। 1000 is basically what, density of water, this is 9.8 that is g, and this is height of water column। अगेन यहाँ पे आपका हाइट ऑफ वाटर कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली 10.29, सो 10.29 मीटर्स लग रहा है। हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, अगेन क्या डालेंगे आप 1.01 इंटू 10⁻⁵। प्रेशर ऑफ मरकरी कॉलम विल बी 13.6 इंटू 10⁻³ 9.81 इंटू एच ऑफ, तो आपका हाइट ऑफ मरकरी कॉलम देखिए कितना आ गया 0.757। सो यू वुड जस्ट रिक्वायर दिस मच अमाउंट ऑफ, तो आपको जो ट्यूब लगेगा वो 1 मीटर के ट्यूब से काम बन जाएगा, और यहाँ पे भाई साहब आपको 10 मीटर का ट्यूब लेना पड़ेगा, ऑलमोस्ट इस बिल्डिंग की हाइट के बराबर, ठीक है। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ ट्यूब दैट यू वुड रिक्वायर, ठीक है, ओके। सो फ्रॉम बोथ द कैलकुलेशंस इट कैन बी सेड दैट इट इज नॉट फीजिबल टू यूज वाटर बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लार्ज ट्यूब ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10.29 मीटर्स, 10 मीटर का भाई साहब ट्यूब लग जाएगा, ठीक है, ओके। सो गेज प्रेशर, प्रेशर इज विच इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अभी आप जब किसी प्रेशर को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी जैसे समझो यहां पे अगर ये एक ट्यूब है बेसिकली, ठीक है, यहां पे क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां पे कोई गैस है, तो ये गैस जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, जितना ज्यादा इस गैस का प्रेशर होगा ये भाई साहब उतना ज्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये जो हाइट का डिफरेंस आपको मिल रहा है ये आपको क्या दे देगा, इस गैस का प्रेशर दे देगा, या द डिफरेंस बिटवीन द गैस प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, ओके। सो प्रेशर which is measured with respect to atmosphere, let's say you have put a gas in this tube, what will happen, the gas will exert a pressure, और जब गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये क्या है एक फ्लूइड है, तो ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा,
दिस प्रेशर विल गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पूरे लिक्विड में सेम प्रेशर एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, ओके। सो ऊपर क्या है भाई साहब, उधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज बेसिकली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे जो हाइट का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और जो आपका भाई साहब रो है विच इज द डेंसिटी, ठीक है, विच इज द डेंसिटी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से दैट द प्रेशर ऑफ द गैस इज रो एच जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल है भाई साहब। प्रेशर ऑफ द गैस, यहां पे देखो, ध्यान से देखो, यहां पे और यहां पे प्रेशर सेम होना चाहिए, है कि नहीं, तो मतलब ये जो प्रेशर ऑफ गैस है, ये प्रेशर ऑफ गैस यहां पे हुआ, तो इसका मतलब ये वाला हो गया प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। हाइट सेम है दोनों का, मतलब डेप्थ सेम है, तो दोनों का भाई साहब सेम हो जाएगा। ये हो गया प्रेशर ऑफ गैस, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ लिक्विड प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ दिस हाइट कॉलम ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। एट द सेम हाइट every fluid will have the same pressure. So here, what is the pressure? The pressure of, due to this gas. So at the same height, what will be this pressure? The pressure due to the gas. Now, what is there above this height? Above this height is this liquid. So there will be a pressure of this liquid column, this much. That will be how much? Rho G H, and there will be the atmospheric pressure. So pressure of gas will be equal to atmospheric pressure plus rho G H. Is it making sense? So pressure of gas will be equal to rho G H plus atmospheric pressure. Clear? Okay, okay, okay. By definition of gauge pressure, तो gauge pressure में क्या हो जाएगा भाई साहब, pressure of gas minus atmosphere is equal to rho gh, pressure of gas minus pressure of atmosphere is equal to rho gh, clear है, यही हो जाएगा आपका गेज प्रेशर। तो आप सिंपल ऐसा मान सकते हैं कि गैस प्रेशर और एटमॉस्फेरिक, किसी भी प्रेशर को में से अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैनेज करते हैं, ठीक है, दिस बेसिकली गिव्स यू द गेज प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस माइनस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, दिस इज इक्वल टू रो जी एच, दिस इज गेज प्रेशर। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस भाई साहब, गेज प्रेशर, कभी कभी कंफ्यूज होते हैं इसमें हम। डन है, बहुत है बढ़िया भाई साहब। तो ये हो गया भाई साहब, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज जीरो एज अज्यूम। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस इन द गिवन डायग्राम, तो आपको भाई साहब प्रेशर ऑफ गैस को इन द गिवन डायग्राम कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो ना बोलो, अरे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, 0.12 और इसकी डेंसिटी मरकरी है, चलिए भाई साहब, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू रो जी एच, दैट इज हाइट ऑफ मरकरी कॉलम प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, क्या ही समझ में आ रहा है। तो रो जी एच कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू 10⁻³ जी हो गया आपका 9.8, हाइट इज 0.12 प्लस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज 1.013 इंटू 10⁵, ठीक है। करो ना भाई साहब इसका जरा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा भाई साहब, 9.8 इंटू 0.1, 8 6 48, 8 3 24, 28, 8 1 8 9 10, ये हो गया वैसे 9 6 54, 9 3 27 प्लस 5 32, 9 1 9 10 11 12, अरे बाप रे बाप, 8 12 3 3, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे भाई साहब, 1 2 से, 8 2 16, 2 2 4 1 5, 3 2 6, 3 2 6, 2 1 2, ये हो गया भाई साहब 8 2 3 3 1, ये हो गया 6 13 7 8 9 9 5 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो गया, इंटू भाई साहब 10⁻³ तब इसको और पीछे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.16 इंटू 10⁵ प्लस 1.013 इंटू 10⁵, 10⁵ को कॉमन निकालो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये 6 प्लस 1 7, 0 प्लस 1 1, 1.173 इंटू 10⁵, ठीक है, 1.17 इंटू 10⁵, समझ में आ रहा है ये, ठीक है।
कहाँ इतनी हंसी आ रही है बाबा? ओके, सो फ्लूइड हैज द एबिलिटी टू फ्लो। प्रेशर क्या होता है भाई साहब? आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का दूसरा नाम भाई, नॉर्मल फोर्स का दूसरा नाम देखो भाई साहब, इसको थ्रस्ट बोलते हैं, थ्रस्ट। ठीक है, नॉर्मल फोर्स इज थ्रस्ट। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई प्रेशर इज कंसीडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स की कोई और वैल्यू आप ले ही नहीं सकते, स्लांटिंग फोर्स को आप नहीं ले सकते, आपको हमेशा नॉर्मल फोर्स को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, स्केलर क्वांटिटी, पास्कल्स लॉ। द प्रेशर इन द फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ दे आर एट द सेम हाइट। क्यों? क्योंकि प्रेशर होता है रो एच जी। आज भी छठ पूजा है क्या? तो गन्ना ना लेकर जा रहे? ओके, सो द प्रेशर इन द फ्लूइड एट, वैसे दिवाली खत्म नहीं हुई है, मैं गिन रहा हूँ, 2 दिन हो गए, 4 दिन बोला था आपने, कल लास्ट है। द प्रेशर इन द फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स, दे आर एट द सेम हाइट, अगर सेम हाइट पे होंगे तो। ठीक है, ओके, प्रेशर वेरिएशन विथ हाइट इज गिवन एज P minus P atmosphere is equal to rho GH. Are we clear on this? Okay. Pressure exerted by air molecules on a body is known as atmospheric pressure. हम सब का बॉडीज इंक्लूडिंग प्लांट्स का बॉडीज भी इस तरह से डिजाइन है कि इस प्रेशर को झेल पाए। ठीक है, आपके प्लांट के अंदर ब्लड तो नहीं है, लेकिन प्लांट के अंदर फ्लूइड्स हैं, तो ये फ्लूइड्स भी भाई साहब उस प्रेशर को हैंडल करते हैं। दे ऑल्सो वर्क बेसिकली हैंडलिंग दैट प्रेशर। अगर आप देखोगे प्लांट सेल में इतना बड़ा जो है वो वैक्यूल ही रहता है, वो वैक्यूल का जो प्रेशर है उस प्लांट को वैसे हैंडल करता है, हर एक सेल में रहेगा, है ना? बायो नहीं पढ़ा रहे, ऐसे देख रही है, अच्छा ये बायो मत पढ़ाओ हमको। ओके, तो गेज प्रेशर क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? P minus P atmosphere that is equal to rho GH. This is known as gauge pressure. ठीक है, ओके ओके ओके। With now Beyonce and Archimedes principle। ठीक है, सो Beyonce and Archimedes principle आपका भाई साहब यहाँ पे बियॉन्ड फोर्स होता क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और फ्लोटिंग कंडीशन क्या होती है। ठीक है, सो व्हाट इज बियॉन्ड फोर्स? अगर आप किसी भी प्लास्टिक की बोतल को अगर आप ऐसे अगर म्यूर्स करेंगे, सो यू विल सी दैट इट विल एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट। आप खुद भी भाई साहब अगर पानी में जाएंगे किसी स्विमिंग पूल में, यू विल फील दैट अपथ्रस्ट। एक बहुत अजीब सी घटना है। घटना क्या है कि अगर कोई इंसान डूब जाता है, वो मरने के बाद फ्लोट करता है, उसकी लाश ऊपर आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया? उसके अंदर अभी भी वही हड्डी उड्डी सब वही तो है, फ्लैश तो वही है, वो ऊपर कैसे आ गया? तो वो डूबा ही क्यों? हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसके वजह से नहीं। हाँ ना ना, डूबा इसलिए क्योंकि उसने पैनिक में अपना हाथ पैर चलाया, पैनिक में हाथ पैर चलाया उसने। आप जब ऐसे पैनिक में हाथ पैर चलाओगे तो लिक्विड जो है वो स्टैटिक नहीं रहेगा, आपके आजू बाजू लिक्विड जो स्टैटिक रहता है वो अपथ्रस्ट नेचुरली क्रिएट करेगा आपके लिए। आप एकदम छोड़ दो अपने आप को, आप ऊपर चले आओगे, थोड़ा सा अपने पैर को अगर थोड़ा सा ही करेंगे। आपने देखा है बच्चों को स्विम करते हुए, एकदम टुन्नू टुन्नू बच्चों को, अगर आप उनको छोड़ देंगे ना वो स्विम करेंगे, एक्चुअली में दे विल दे विल स्विम, क्योंकि वो आराम से अपने आप को वो फ्लोट करते हैं। मरते हम हैं, हमको लगता है कि अगर स्विमिंग नहीं आएगा तो हम डूब जाएंगे, और उतना ज्यादा हाथ पैर चलाएंगे उतना ही ज्यादा डूबेंगे। ठीक है, अगर आप देखो तो लाश कैसे फ्लोट हो रही है, वैसा वही बॉडी तो है, वो अपने आप कैसे फ्लोट हो गई? तो इसका मतलब अपथ्रस्ट काफी है आपके बॉडी को नेचुरली फ्लोट कराने के लिए। हाँ, अभी स्विम करके आगे जाने के लिए टेक्निक चाहिए, तो जब आप वैसा इस तरह से ट्रेंड वे से हाथ पैर चलाते हो तो वो आप आगे जाते हो, लेकिन आप फ्लोटिंग कर सकते हो। ठीक है, यू कैन स्टे अबव वाटर नेचुरली, उसके लिए कोई स्विमिंग की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आप नेचुरली अगर आपने बॉडी को छोड़ दोगे तो वो आपको अपलिफ्ट करेगा। जितने हाथ पैर नचाओगे उसमें होगा क्या, आपका लिक्विड डिस्टर्ब होगा, वो स्टैटिक नहीं रह पाएगा। और अभी भी आपने देखा जब तक लिक्विड स्टैटिक रहेगी तब तक भाई साहब उसका प्रेशर मेंटेन रहेगा। ठीक है, और उसकी वजह से थ्रस्ट आपके ऊपर लगेगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स से एक प्लास्टिक बॉटल है, इसको अगर आपने छोड़ दिया तो इट विल फ्लोट। ठीक है, दिस विल बेसिकली फ्लोट। सो अपवर्ड फोर्स इज क्रिएटेड बाय लिक्विड, दिस अपवर्ड फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट, एंड दिस इज नोन एज द बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, क्लियर है? So this is the upward force which is actually created by the liquid. Okay. So now beyond force in fluids, weight is generally given by density into acceleration due to gravity into volume and not by mg. ठीक है, तो obviously आप जब भी fluids की बात करते हैं,
फ्लूइड्स में वेट ये नहीं होता, ठीक है, इन फ्लूइड्स द वेट इज नॉट गिवन बाय दिस, ठीक है, इन फ्लूइड्स वेट इज जनरली गिवन बाय, तो आपका मास इंटू जी, अभी मास को भाई साहब आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो इस मास को, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी ये हम लिखते हैं, ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब ये फ्लूइड है और इसमें भाई साहब आपने एक, तो ये हो गया आपका डेंसिटी इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग वाटर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग वाटर, अभी आपका भाई साहब ये है क्या, दिस इज सॉलिड जी इंटू वी, कोई सॉलिड है, इस सॉलिड को आपने इसमें डाला, ठीक है, इस सॉलिड को इसमें डाला तो भाई साहब इस पे फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग वाटर, रिमेनिंग वाटर मतलब क्या हो जाएगा, इतना वाटर, ठीक है, इतने वाटर की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तो वही रहेगा, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू ये वाला वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम इस पे फोर्स क्रिएट कर रहा है, इसीलिए हम डेंसिटी इंटू, हम इसको ऐसे ले रहे हैं क्योंकि अपथ्रस्ट जो कैलकुलेट होगा वो इस रिमेनिंग वॉल्यूम पे कैलकुलेट होगा, इसीलिए हम इसको डेंसिटी इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम ले रहे हैं। और आपका सॉलिड का क्या होगा, सॉलिड का तो कांस्टेंट रहेगा, आप यहाँ पे m इंटू जी इंटू वी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको v लिखने का कोई विशेष कारण, यहाँ पे तो विशेष कारण ये है कि क्योंकि आपको यहाँ पे ये जो v कैलकुलेट हो रहा है ये v इसके हिसाब से है, वहां पे हम सॉलिड को सीधा mg लिख सकते हैं बिकॉज दैट इज द डाउनवर्ड फोर्स, व्हाई आर वी राइटिंग दिस एज डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा तो होगा, है ना, क्या बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, याद कीजिए, द अपथ्रस्ट व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ सॉलिड व्हेन यू आर इमर्सिंग इट इन अ लिक्विड is equal to the weight of the volume of the water or the liquid displaced by the solid, मतलब ये जो चीज है जब इसको आप वाटर के अंदर ला रहे हैं तो इसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, देखो उतना ही वाटर ऊपर जाएगा, लेट्स से पहले वाटर इस हाइट पे था, आपने जैसे इसको नीचे डाला तो ये इतने से ऊपर गया, ये जो इतने से ऊपर गया ये है क्या, इसका वॉल्यूम है, क्योंकि इसने लिक्विड के अंदर जाकर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, अब ये लिक्विड कहां जाएगा, ऊपर जाएगा ना भाई साहब, सो ये जो लिक्विड ऊपर जा रहा है दिस इज गोइंग टू बी द सेम अपथ्रस्ट, द वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द सॉलिड, ठीक है, इसीलिए ships which are made up of iron, in spite of the fact that iron has a much higher density than water, they will stay afloat in water. Why? Because they are displacing a huge amount of water. When a ship is immersed in water, it has got a huge volume. So this is called a huge volume. When this volume goes under water, it displaces a huge amount of water. And when it displaces a huge amount of water, it experiences a huge upthrust as well. So despite the fact that ships made of iron has a greater density than water, it should sink, because if you happen to drop an iron nail, it will sink even in sea water. But the ship stays afloat. Why? Because of its area, because of its volume. Okay? So the huge volume of the ship is making it stay afloat. Okay? Because the larger is the volume, the larger will the volume of water displaced, and the larger is the volume of water displaced, the larger will be the upthrust. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, तो शिप का जो वेट है उसके अपथ्रस्ट से वो बैलेंस हो रहा है, इसलिए इट इज स्टेइंग अफ्लोट, ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा जब शिप में ना एक मार्किंग होती है, देखो शिप में जब आप लोडिंग करते हो ना चीजों की, तो एक मार्क होता है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब शिप इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे अगर चला गया तो भाई साहब शिप को खतरा है, तब वो डूब जाएगा, ठीक है, इट इज गोइंग टू सिंक, बिकॉज नाउ द वेट विल बी मोर देन द अपथ्रस्ट, ये मार्किंग करके रखते हैं, शिप के वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम उसका नीचे जाना चाहिए ताकि उसका वेट उसके अपथ्रस्ट से बैलेंस हो जाए, ये मार्किंग रहती है, लेकिन आपने ज्यादा ओवरलोडिंग कर दी तो ये भाई साहब ज्यादा डूबेगा, लेकिन ज्यादा डूबने से होगा क्या, उसका वॉल्यूम में बहुत कम फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके मास में, मतलब अभी क्या हो जाएगा, देखो अभी तक इस मार्किंग पे क्या होगा, शिप का जो मास है दैट विल बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड बाय इट, ठीक है, बट द मोमेंट इट क्रॉसेस दिस, now the mg will be becoming more than the upthrust and the ship is bound to sink, ठीक है, ये भाई साहब सिंक हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। शिपमैन लोगों की सैलरी जानते हो कितनी होती है, उनका कभी काम देखना भाई साहब, एक एक वीडियोस तुम देखोगे ना हिल जाओगे भाई साहब के, स्पेशली जो आपके बहुत राउडी सीज हैं, जैसे पैसिफिक ओशियन हो गया, ये सब सीज, नॉर्थ सी हो गया, नॉर्थ सी तो सबसे भयंकर है भाई साहब, उसमें तो वेव्स ही भाई साहब 2 मंजिला ऊपर तक आता है,
ऐसा, हाँ, 2 शिप जितना। मतलब आपका शिप ना ऐसे ऐसे होगा, टेओ टेओ ऐसा होगा। आप अगर सो रहे होंगे ना तो आपका बेड ना, उन लोग बेड भी बनाते हैं वैसे ही। तो ये रूम है आपका, बेड को ठसा कर बनाते हैं। आप बेड के इधर इधर, तो मतलब आपके घर में बेड कैसा होगा, आप बेड है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रहेगा, फिर किचन बाथरूम जो भी रहेगा आपका ऐसा रहेगा ना। ऐसा अगर रहेगा तो आप उल्टी पलटी हो जाएंगे। इसीलिए उनका जो रूम होता है, वो उनका बेड एकदम टाइटली फिट होता है उसमें, क्योंकि वो इधर से उधर, उधर से उधर ऐसे होते रहते हैं। शिप ऐसे ऐसे होता रहता है। बहुत बहुत खतरनाक लगता है वो देखने में। खैर, तो यहाँ पे आपका भाई साहब, इन फ्लूइड वेट इज जनरली गिवन बाय दिस, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साहब पीएसजीवी, और ये हो गया आपका फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग वाटर। बहुत सारे लोग मर्चेंट नेवी की तैयारी करते हैं। एनीबडी अवेयर व्हाट इज मर्चेंट नेवी? मर्चेंट नेवी में पैसा तगड़ा है, लेकिन आपको 6-7 महीने वो सी में रहना पड़ेगा, 6-7 महीने मिनिमम, ठीक है। पैसा बहुत तगड़ा है उसमें। ओके, सो फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग वाटर, दिस इज फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग वाटर, ये हो गया आपका पीएसजीवी। आर वी क्लियर? ठीक है। Whenever a body is submerged partially or fully in liquid, it always experiences a net upward force. This upward force is known as buoyant force, and the phenomena is known as buoyancy. ठीक है? Buoyant force is applicable due to pressure differences at different heights inside the liquid. तो अलग अलग हाइट पे आपके प्रेशर्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, एंड दैट इज द रीजन फॉर बियॉन्ड फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ सॉलिड। इन जनरल terms, beyond force can be calculated as this will be equal to pressure of liquid G into the volume of the body which is submerged। ठीक है, तो समझ लो कोई बॉडी है और इसका इतना सा हिस्सा ही सबमर्ज्ड है। अब इसको ध्यान से समझो, हम ये वाले वॉल्यूम को ही लेंगे, क्यों? क्योंकि इस वाले वॉल्यूम के लिए ही लिक्विड का हाइट बड़ा होगा, है ना। इतना जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, ये जो बॉडी अंदर आई है उसकी वजह से ही ना। इस बॉडी ने इतना अंदर आके लिक्विड का इतना स्पेस ले लिया। लिक्विड कहां जाएगा भाई साहब? ऊपर जाएगा, और जितना लिक्विड ऊपर गया है आपका, वही आपका भाई साहब हो जाएगा अपथ्रस्ट। द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड बाय द सॉलिड। सो इसको दूसरे तरीके से अगर हम बोलेंगे, सो द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विच इज सबमर्ज्ड इनसाइड द सॉलिड is going to create the upthrust, not the entire volume। अगर entire volume submerged है तो entire volume upthrust create करेगा। अगर थोड़ा सा partial volume submerged है तो आपका भाई साहब जितना volume submerged है उतने के हिसाब से ही upthrust create होगा। ठीक है, so in general terms FB, that is आपका the force of buoyancy or upthrust which is experienced by a solid is equal to density of the liquid into G, that is acceleration due to gravity, into the amount of the volume that is submerged inside the liquid। Can we please make a note of this फटाफट से? Okay, बच्चा पार्टी, we will understand today mechanical properties of fluids, जिसको अपन fluid mechanics भी बोलते हैं। We also call this as fluid mechanics। ठीक है, मतलब एक fluid के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो किस हिसाब से चल रही हैं। ठीक है, so we need to understand first about a little about the fluids। तो fluids के जो पैरामीटर्स होते हैं, fluids मतलब क्या होता है? जो चीज फ्लो हो सके। अभी वो गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, when we are talking about fluids we actually mean anything that has the capacity to flow। ठीक है, and anything which has the capacity to flow will have a density, will have a volume, will have a mass, will have a relative density। ये सब आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम द स्पेस ऑक्यूपाइड, मास रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, concept of fluid related laws and application। So we are going to start with this। In simple word, fluids means the one that has the capacity or the ability to flow। It can be a gas, it can be a liquid as well। ठीक है, like water and air, it means that both liquid and gas come under the category of fluids। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या आ जाता है आपका भाई साहब? फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स बोथ कम अंडर फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? इजी भाई साहब, मास अपॉन वॉल्यूम। अभी यहां पे देखो, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। कंसीडर टू स्फीयर्स विद डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 सच दैट ρ2 इज, अभी देखो जैसे यहां पे लिक्विड की डेंसिटी रो है, एक स्फीयर है जिसकी डेंसिटी भाई साहब ρ2 है और एक स्फीयर है जिसकी डेंसिटी ρ1 है। तो अगर ये वाला जो स्फीयर है ρ2, इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, और ये ρ1 जो है इसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है। जिसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है ऑब्वियसली वो सिंक करेगा,
और जिसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है ऑब्वियसली वो फ्लोट करेगा. सो व्हाई इज इट so iron has got more density than water. So iron nail will sink in water. So why is it that a ship floats? Ship made of iron is floating on water. So there is something called as buoyant force. buoyancy जिसको हम बोलते हैं भाई साहब, this is basically upthrust. ठीक है, इसमें एरिया को आप जितना बढ़ा देंगे, ठीक है, एरिया को जितना आप बढ़ा देंगे वैसे ही प्रेशर भी बढ़ेगा. ठीक है, okay. So as shown in the figure, it is clear that the object of lesser density than that of water floats, while when with greater density sinks. Relative density क्या होती है भाई साहब? Density of substance upon density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड. क्यों 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही ले रहे हैं? क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आपका क्या हो जाता है? Anomalous expansion of water हो जाता है. ठीक है, density of substance upon density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड. Important things to know about relative density. एक रेशियो है, which means that it has got no units. It is also known as specific gravity. The density of water at 4 degree centigrade in the CGS system is 1 gram per centimeter cubic, या अपन इसको 1000 kg per meter cubic भी लिख सकते हैं. If two liquids of densities rho 1 and rho 2, दो liquids हैं जिनकी अलग अलग densities हैं rho 1 and rho 2, having masses m1 and m2 and volumes v1 and v2 are mixed together, then the density of the mixture क्या हो जाएगा? Density of the mixture will be m1 plus m2 upon v1 plus v2. Total mass, total volume. ठीक है, दो अलग अलग liquids हैं, दोनों के अलग अलग masses हैं, दोनों के अलग अलग volumes हैं, तो आपका average density कितना हो जाएगा? Density of the mixture will be m1 plus m2 upon v1 plus v2, irrespective of whether those liquids mix with each other or not. ठीक है, clear है? Okay. The two liquids of density rho and 3 rho having volumes 3v and v are mixed together. Find the density of this mixture. Very easy भाई साहब, आपका density कितना हो जाएगा? Density of the mixture will be equal to m1 plus m2 upon v1 plus v2. m1 की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे 2 densities. Okay, तो आपका भाई साहब यहाँ पे, so this is basically m1 plus m2 upon v1 plus v2, two liquids of densities. तो आपका भाई साहब यहाँ पे मास क्या हो जाएगा? मास m1 will be equal to rho into 3v, है ना, this into 3v. ठीक है, so that will be 3. ठीक है, और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 3 rho into v, तो this will be 3 rho into v, तो ये हो जाएगा आपका 3 rho v. तो आप कर लो भाई साहब यहाँ पे 3 rho v plus 3 rho v upon v1 plus v2, v plus v, 3v plus v, so that will be how much? 3 plus 3 हो गया 6 rho v upon 4v, कैंसिल भाई साहब, तो ये हो गया 3/2 rho, तो दिस विल बी 3/2 rho. ठीक है, क्लियर? ओके, टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज rho 1 and rho 2. यहाँ पे देखो केसेस हैं, density of mixture of 2 or more liquids. Two liquids which have densities of rho 1 and rho 2 having equal masses are mixed together. अगर भाई साहब इक्वल मास हो दोनों का, ठीक है, तो m1 plus m2, देखो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? m1 plus m2 upon v1 plus v2. अभी यहाँ पे v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? m1 upon rho 1, और v2 की वैल्यू ऑब्वियसली m2 upon rho 2, क्योंकि मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ठीक है, तो अभी m1 और m2 m के बराबर है, तो यहाँ पे m1 plus m2 की जगह पे क्या लिख सकते हो? m plus m, that is 2m, है कि नहीं? देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा? दिस विल बी m plus m, दोनों का मास सेम. अभी वॉल्यूम निकाल लेते हैं. यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है भाई साहब? मास अपॉन डेंसिटी, दैट इज m1 upon rho 1, दैट इज m upon rho 1, m upon rho 2. तो ये हो गया आपका 2m, और यहाँ पे अगर हमने m को कॉमन निकाला 1 by rho 1 plus 1 by rho 2. ठीक है, ये m और m कैंसिल हो गया, 2 upon 1 by rho 1 plus 1 by rho 2. तो इधर हो गया भाई साहब 2 upon rho 1 plus rho 2 upon rho 1 rho 2. ठीक है, so this will be 2 rho 1 rho 2 upon rho 1 plus rho 2. ठीक है, क्लियर है? 2 rho 1 rho 2 upon rho 1 plus rho 2. Are we getting this? ठीक है, two liquids of densities rho 1 and rho 2 having equal volumes are mixed together. इनका वॉल्यूम इक्वल है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? डेंसिटी इज इक्वल टू m1 plus m2 upon v1 plus v2. ठीक है, अभी दोनों का भाई साहब डेंसिटी अलग अलग है लेकिन वॉल्यूम बराबर है, तो आपका भाई साहब वॉल्यूम की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? तो वॉल्यूम बराबर मतलब एक का v1 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2v. अभी मास को देख लो भाई साहब, मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है,
तो m1 मास कितना हो जाएगा आपका ρ1 इंटू वी, ठीक है। m2 मास कितना हो जाएगा ρ2 इंटू वी, तो आपका यहाँ पे हो गया ρ1 वी प्लस ρ2 वी, ठीक है। इनमें से हमने v को कॉमन निकाल लिया, सो दैट विल बी ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2v, कैंसिल हम ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस विल बी द density of the mixture. In other words, when the volumes of both the liquids are equal, the density of the mixture is the arithmetic mean of the densities of both the liquids. कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये काफी है। Density of the mixture will be equal to total mass upon total volume. Is it making sense? Okay. Pressure. What do we mean by pressure? Here pressure means the pressure at a point inside the fluid. एक fluid के अंदर जो pressure लगता है, तो pressure at a point inside the fluid, the pressure is defined as the thrust per unit area. Thrust means normal force acting at a point. So pressure is equal to dF by dA. ठीक है? 4 upon area. It is the pressure. If the pressure is the same at all points on an infinite plane with surface area L, तो आपका भाई साहब प्रेशर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। The SI unit of pressure is Pascal और PA. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ये देखो थ्रस्ट और फोर्स में फर्क क्या है? एनीवन? थ्रस्ट एंड फोर्स, इसमें फर्क क्या है? फोर्स का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। समझ लो कोई सरफेस एरिया है, यहां पे फोर्स भाई साहब ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, मेकिंग सम एंगल विद द नॉर्मल और विद द सरफेस। फोर्स का कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन थ्रस्ट जो होगा वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स है जो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और इसी परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया को अपन क्या बोलेंगे? प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर इज द परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, तो अगर आपको स्लांटिंग फोर्स दिया हुआ है तो आपको उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, which will be the thrust. That thrust upon area is going to give you the pressure, ठीक है। So here pressure means the pressure at a point inside the fluid. The pressure is defined as the thrust per unit area. Thrust means the normal force which is acting at a point, ठीक है। If the pressure is the same at all points on an infinite plane with the surface area L, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? Pressure will be equal to force perpendicular upon area. The SI unit of pressure is known as Pascal and is 1 Newton per meter square, ठीक है। The pressure exerted by the atmosphere of Earth is known as the atmospheric pressure. इसके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे कहीं कहीं पे लिखते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर या 0.76 सेंटीमीटर, 0.76 मीटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, 760 सेंटीमीटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीकों से हम इसको लिखते हैं। 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। एक्चुअली इसको कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। H rho g, height of the column of mercury is how much? 76, 0.76 into density of mercury that is 13.6 kg per meter cubic है, into acceleration due to gravity that is 9.8। इन सब तमाम चीजों को हम अगर into 10⁵3, 13.6 into 10⁵3, इन तमाम चीजों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे we will get this value, ठीक है। कंसिडर टू सर्फेसेस C एंड D। आपके दो सर्फेसेस हैं C और यहां पे हो गया भाई साहब आपका D, विच आर एट अ हाइट डिफरेंस H। तो दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस कितना है भाई साहब? H। ये हो गया आपका C और ये हो गया आपका D, ठीक है। इनसाइड अ फ्लूइड लेट P1 एंड P2, तो आपका भाई साहब P1 एंड P2 बी द प्रेशर्स एट द सर्फेसेस C एंड D। तो सरफेस C पे और सरफेस D पे P1 और P2 प्रेशर है। लेट द मास ऑफ द फ्लूइड पोर्शन बी M। तो आपका फ्लूइड पोर्शन का मास कितना है? M, ठीक है। यहां पे आपको भाई साहब प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ऑन द अपर सरफेस अ फोर्स F1 एक्ट्स इन द, ठीक है, अपर सरफेस में फोर्स F1 एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द लोअर सरफेस ऑफ फोर्स F2 एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है भाई साहब। लोअर सरफेस में फोर्स F2 एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अपर सरफेस में इट एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो F2 माइनस F1, आपका भाई साहब F2 माइनस F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg, क्योंकि नीचे की तरफ है भाई साहब। F2 माइनस F1 इज इक्वल टू mg। भाई देखो ये भी नीचे की तरफ, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है? F1 प्लस mg, और टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है? F2। सब बैलेंस्ड है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? F2 माइनस F1 इज इक्वल टू mg। इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू mg, या F2 माइनस F1 माइनस mg इज इक्वल टू 0, ठीक है, या F2 माइनस F1 इज इक्वल टू mg।
अभी F2 को अगर आपने डिवाइड कर दिया A से, F1 को डिवाइड कर दिया A से, mg को डिवाइड कर दिया भाई साहब A से, तो आपका F2 बाई A क्या हो जाएगा? P2, F1 बाई A क्या हो जाएगा? P1, और ये हो गया आपका mg बाई A। ठीक है, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू mg बाई A। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू mg बाई A। तो आपका m का वैल्यू क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू h। ठीक है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू h। तो आपका P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो इंटू a इंटू h। ठीक है, रो इंटू a इंटू h। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू mg अपॉन a। यहां पे हमने सबको a से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया आपका P2 दैट इज प्रेशर, ये हो गया आपका P1 प्रेशर, ये हो गया आपका mg बाई a। ठीक है, अभी मास की वैल्यू क्या होती है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू h। भाई साहब इस वॉल्यूम को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो सिलिंड्रिकल फ्लास्क है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर की जगह पे a लिख सकते हैं और ये h लिख सकते हैं, सिलेंडर है भाई साहब। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो P2 माइनस P1 दैट विल बी इक्वल टू रो a h g बाई a। क्या ये समझ में आ रहा है? ये a और ये भाई साहब a कैंसिल हो गया, तो व्हाट डू यू गेट? रो 2 माइनस रो 1 इज इक्वल टू, सॉरी, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो एच जी। मतलब देन प्रेशर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेंसिटी इंटू हाइट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा? रो एच जी, द डेंसिटी, हाइट एंड जी। ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ। बट ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब आपका प्रेशर जो है लिक्विड में विद डेप्थ इंक्रीज होगा। ठीक है, द नेट प्रेशर एट द पॉइंट 2 बिलो पॉइंट 1 इज इक्वल टू, भाई साहब कोई भी पॉइंट ले लो आप भाई साहब यहाँ पे, तो उसका प्रेशर कितना हो जाएगा? जो प्रेशर P1 है यहाँ पे प्लस रो जी एच। ठीक है, और ये प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आज से करीबन 1 साल पहले एक टाइटैनिक बोल के सबमरीन क्रैश हुआ था। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, आप कितना आप अपने आप को दुनिया के साथ कनेक्टेड रखते हो। तो ये सबमरीन जब क्रैश हुआ था, काफी लोगों का काफी सारा वो था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये सबमरीन को लोग नीचे ले जाते गए। दे वेर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट लाइफ, लेकिन हर चीज का एक लिमिट होता है। ठीक है, जैसे आपके जो डाइवर्स होते हैं, दे एक्चुअली गो टू ह्यूज डेप्थ्स, बट दे आर वेयरिंग प्रेशर सूट्स, और ये प्रेशर सूट्स का भी एक लिमिटेशन है। एक टाइम के बाद ये भी फट जाएगा, इंसान कोलैप्स हो जाएगा, सारी हड्डियां कोलैप्स हो जाएंगी, इंसान मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो आपका समुद्र के ऊपर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद पानी का प्रेशर, जितने आप हाइट पे जाएंगे ये ऐड होता जाएगा। ठीक है, और एक टाइम आएगा जब आपका बॉडी का प्रेशर इससे कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा ना भाई साहब। किसी बॉल को अगर हम पिचकाते हो तो क्या हो रहा है? आप प्रेशर उस पर ज्यादा क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर जो हवा है उसके प्रेशर से जब आपका प्रेशर ज्यादा हो जाए तो पिचक जाए। इंसान भी वही है। ठीक है, बोलो। तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? ये आपका पूरा पूरा प्रेशर कोलैप्स कर जाएगा, इंसान कोलैप्स कर जाएगा, हड्डी पसली सब एक हो जाएगी। ठीक है, इट्स लाइक बीइंग क्रश्ड बाय समथिंग। किसी बड़े चीज से क्रश होने से जो हमारा हालत होगा वही हमारा यहाँ पे हालत हो जाएगा। वी विल गेट क्रश्ड। ठीक है, ये जो टाइटैनिक था ये बेसिकली सबमरीन बनाई गई, और पीपल वेर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द अंडर वाटर लाइफ, एंड दे केप्ट ऑन गोइंग डीपर 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 एंड दे क्रॉस द लिमिट, because of which the entire submarine crashed. It exploded. People, everyone died. सबके सब मर गए, कोई फायर एक्सप्लोजन नहीं, कुछ नहीं, प्रेशर से मर गए। ठीक है, इट जस्ट हैपेंड ईयर अगो, मे बी ईयर की कुछ 7-8 महीने, मुझे याद नहीं है, बट यू कैन गूगल इट। और हाँ, तो इसमें भाई साहब इतने लोग मारे गए थे। ठीक है, आपका जो एक ट्रेंच है उसको अपन बोलते हैं मरियाना ट्रेंच, और इस मरियाना ट्रेंच में अभी तक साइंटिस्ट लोग जा नहीं पा रहे। ये पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, इसके अंदर जाने के लिए आपका बहुत अंदर है ये, अभी तक हम कोई सबमरीन बना नहीं पाए हैं, या ह्यूमनली तो उसके अंदर जाना पॉसिबल ही नहीं है। बट साइंटिस्ट आर वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट और हाउ लाइफ एग्जिस्ट आउट देयर। ठीक है, ये मैरियाना ट्रेंच है, लेकिन प्रेशर वहां पे बहुत ज्यादा हाई होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, उस तक हम अभी डिवाइस बना नहीं पाएंगे। ठीक है, रशिया ने शायद
एक दो दिन पहले एक ऐसा सबमरीन का डिक्लेरेशन किया है जो पूरे पूरे एक कोस्टल कंट्री को एक्सप्लोड करा सकती है। मतलब ये सबमरीन अगर गया तो पूरा एक जो कोस्टल कंट्री उड़ जाएगा, मतलब उसको उड़ा सकती है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, खैर ओके। तो यहाँ पे आपका ये जो प्रेशर है कि कुछ मामूली प्रेशर नहीं है भाई साहब, ये तो आपने कभी फील किया है, अगर आप पानी के नीचे जाते हैं किसी स्विमिंग पूल में, आपको प्रेशर फील होगा, यू विल फील द प्रेशर। इनफैक्ट इवन इफ योर बॉडी इज अबव यू विल स्टिल, आप हाफेंगे, है ना, हाफ क्यों रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप खड़े हैं पानी के नीचे, फिर भी आप यू विल एक्चुअली फील दैट प्रेशर। ठीक है, यू विल फील दैट प्रेशर थ्रू आउट एंटायर बॉडी। सो द गिवन इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर स्टैटिक फ्लूइड्स। ये स्टैटिक फ्लूइड्स के लिए भाई साहब, स्टैटिक फ्लूइड्स मतलब क्या है भाई साहब आपका, तो ऐसे फ्लूइड्स जो स्टेशनरी हो। ठीक है, अभी यहां पे देखो, अगर इसका मतलब सेम हाइट हो जाए तो प्रेशर सेम, ये सेम हाइट पे सेम प्रेशर इज ओनली एप्लीकेबल टू स्टैटिक फ्लूइड्स, नॉट टू मूविंग फ्लूइड्स। समझ में आ रहा है भाई साहब, सेम हाइट पे सेम प्रेशर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज ओनली एप्लीकेबल टू स्टैटिक फ्लूइड्स एंड नॉट टू moving fluids. The pressure of all the points at the same depth is same irrespective of the shape and size of the container. For static fluids, pressure varies in a vertical direction. तो static fluids में आपका प्रेशर कैसे वेरी होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। जितना आपका सरफेस से हाइट या डेप्थ बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ही प्रेशर वेरी होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई प्रेशर वेरी नहीं होगा। अगर स्टैटिक फ्लूइड है और यहाँ पे कोई आपने पॉइंट लिया और यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, all of them will have the same pressure provided the fluid is static and not moving. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। According to the concept of atmospheric pressure, PAPC is equal to P atmosphere. तो P atmosphere हो गया, ये P atmosphere हो गया, तो यहाँ पे pressure at A and pressure at C will be the same as the atmospheric pressure which is 760 millimeter of Hg. ठीक है, okay. However, the pressure at all points is the same, horizontal line is constant. तो अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन सेम ले लिया है तो सब में प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। प्रेशर ऑफ वैक्यूम, अब यहाँ पे भाई साहब देखो, जैसे प्रेशर ऑफ वैक्यूम, अब ये है क्या, दिस इज बेसिकली अ बैरोमीटर व्हिच मेजर्स द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये बैरोमीटर रखा हुआ है, इस बैरोमीटर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है भाई साहब, तो जब इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा तो ये इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसकी वजह से ये ऊपर जाए, लेकिन ये बहुत ऊपर तक नहीं जाएगा, एक टाइम के बाद ये रुक जाएगा। क्यों ये रुक जाएगा, क्योंकि यहां पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ है और यहां पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दिस इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द प्रेशर दैट इज क्रिएटेड हियर। ठीक है, और इसीलिए हमको यहां पे जो रीडिंग मिलती है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रीडिंग होगी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस बैरोमेट्रिक लिक्विड दैट इज mercury will rise up. Why? Because there is a pressure experienced at these ends due to atmosphere. ये ends open हैं, यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस हो रहा है जिसकी वजह से ये ऊपर तक जाएगा, लेकिन ऊपर वैक्यूम भी इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। जब ये दोनों, मतलब ये वाला प्रेशर एट ए और प्रेशर एट सी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, क्योंकि ये तो भाई साहब आपका बाई हॉरिजॉन्टल लॉ कांस्टेंट है, क्योंकि ये आपका इमूवेबल फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इज नॉट मूविंग, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस प्रेशर। ठीक है, सो आपका प्रेशर एट बी, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी विच इज व्हाट, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, and pressure at A is equal to pressure at C which is equal to pressure at B. A, C और B, अभी pressure at B क्या हो जाएगा, जो इसका हाइट होगा भाई साहब, that is height into rho into G. तो pressure at A is equal to pressure at C which will be equal to H into rho into G. ठीक है, pressure at A is equal to pressure at C which will be equal to H into rho into G. ठीक है, so let P will be the pressure of vacuum. तो आपका P है क्या, pressure of vacuum प्लस रो जी एच, तो प्रेशर एट बी भाई साहब क्या हो जाएगा, प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर इन द वैक्यूम प्लस रो जी एच। प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द वैक्यूम प्लस रो जी एच। क्या ये समझ में आ रहा है, आर बी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ओके। वैक्यूम का प्रेशर जीरो होगा क्योंकि एयर है भाई साहब। ठीक है, तो आपका रो जी एच जो हो जाएगा दैट विल बी द मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड अ बैरोमीटर। इस बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इधर लेवल पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, जिसके वजह से ये फ्लूइड ऊपर जा रहा है, एक हाइट तक जाने के बाद वो रुक जाता है, तो इसका मतलब इस हाइट की वजह से इस बी पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ ये ए और सी के प्रेशर के बराबर होगा, तो पी ए और पी सी विच इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल टू द प्रेशर एट बी, और प्रेशर एट बी क्या हो जाएगा, एच इंटू रो इंटू जी। ठीक है, एच इंटू रो इंटू जी, तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ बी। वन एटमॉस्फेयर प्रेशर इज ऑल्सो डिफाइंड
as the amount of pressure applied to the area by a column of 760 millimeter of mercury. अभी भाई साहब 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का देख लो भाई साहब, तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ बी जब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हमको दिखता है कि वो मरकरी लेवल कहां तक जा रहा है, 760 मिलीमीटर तक जा रहा है. 760 मिलीमीटर मतलब कितना हो जाएगा बच्चा, 760 बाई 1000 मीटर. ठीक है, रो इंटू एच, ये हो गया आपका भाई साहब. डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक, और जी हो गया आपका 9.8. सो दैट विल बी 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, दैट इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. ठीक है, क्लियर है? ओके, रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे द प्रेशर मेजर्ड फ्रॉम जीरो इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर. तो आपका देखो यहाँ पे ये प्रेशर है और ये आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है. तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर मतलब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर. ठीक है, द प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर अबव द अर्थ सरफेस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और हम सबके ऊपर बहुत बड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. आपके ऊपर भाई साहब 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है. ठीक है, दैट्स अ ह्यूज प्रेशर ऑन द स्मॉल हेड दैट यू हैव. आपका हेड फट सकता है इतने प्रेशर से. क्यों नहीं फट रहा है? क्योंकि हमारे अंदर जो फ्लूइड प्रेशर है वो इसको बैलेंस करता है. इसीलिए जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको पहला चीज जो होता है वो होता है हेडेक. ठीक है, अगर आपका लो ब्लड प्रेशर हो गया तो वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके ऊपर भारी पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको होगा हेडेक. जितने भी लो ब्लड प्रेशर होते हैं उनका हेडेक एक बीमारी है, उनको बहुत सर दर्द करता है. अगर आपको कंटिन्यूअस सर दर्द कर रहा है तो प्लीज अपना प्रेशर चेक करवाइए. और ऐसा नहीं है कि प्रेशर जो होता है वो कोई यंग एज की बीमारी है या ओल्ड एज की बीमारी है. देयर आर मेनी टाइम्स एट विच यू माइट डेवलप द प्रेशर रिलेटेड इश्यूज इवन एट अ यंगर एज. हमारे एज के बाद तो भाई साहब प्रेशर रिलेटेड डिजीजेस होते ही हैं. किसी का लो प्रेशर या किसी का हाई प्रेशर होता है. आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर कैसे होता है? हाउ इज इट? एक ही बॉडी में लो प्रेशर और हाई प्रेशर कैसे होता है? अरे बायो के स्टूडेंट बताइए जरा. हाँ जी, हाँ, आपका हार्ट जो है उसका एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है. जब वो पंप कर रहा है तो ये आपका हो गया भाई साहब पंपिंग प्रेशर, और जब वो एक्सपैंड कर रहा है तो वो आपका हो गया डायस्टोलिक प्रेशर. सो दैट्स द रीजन यू हैव टू टाइप्स ऑफ प्रेशर्स, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. ठीक है, ओके. सो आपका यहाँ पे द प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ एयर अबव द अर्थ सरफेस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आपका नॉर्मल प्रेशर कितना होना चाहिए? हाँ, 120 90 की 120 80? 120 80 है, 120 80 है. हाँ, 90 तक आप ले जा सकते हैं इसको, और ये वाला भी 130 140 तक चलता है. उसके बाद मेडिकेशन चालू करना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो सकता है. हाई प्रेशर में क्या होगा अगर किसी का बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो गया तो? हाँ, स्ट्रोक, और उससे भी बहुत बड़ा कंडीशन होता है ब्रेन हैमरेज. ठीक है, ब्रेन हैमरेज मतलब आपके नाक मुंह कान से सबसे खून निकलने लगेगा किसी भी इंसान का, क्योंकि अभी भाई साहब उसके ब्लड वेसल्स का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा हो गया है, तो ब्लड वेसल्स फटने लगेंगे. एंड दैट्स अ वेरी टेरिबल थिंग. उसमें इंसान को बचाना मुश्किल हो जाएगा. दैट्स कॉल्ड ब्रेन हैमरेज. ठीक है, ये आपके हाई प्रेशर से होता है. द प्रेशर मेजर्ड बिलो और अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर आपका मतलब किसी का भी ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर्स विल हैव टू फर्स्ट रेगुलेट द शुगर ऑब्वियसली, एंड दे विल हैव टू रेगुलेट द प्रेशर एज वेल. अगर कैंची चली तो एकदम फवारे की तरह खून निकलेगा भाई साहब. इट विल बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. सो प्रेशर कंट्रोल में होना चाहिए तभी जाकर, वरना डॉक्टर्स ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो द प्रेशर मेजर्ड बिलो और अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द गेज प्रेशर. द प्रेशर मेजर्ड बिलो और अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज a reference is known as gauge pressure. Gauge pressure is equal to absolute pressure minus atmospheric pressure. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा बढ़ गया है प्रेशर. जैसे अभी देखो आंधी तूफान चल रहा है तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेशर तो है नहीं, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया है. ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे भाई साहब जो प्रेशर अभी है माइनस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर. गेज प्रेशर मतलब कितना प्रेशर एक रीजन का बढ़ गया है. कभी कभी लो प्रेशर हो जाता है. जैसे आप देखोगे जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो जनरली शाम के टाइम पे आंधी आएगी. क्यों? गर्मी होने के चलते क्या हो गया, आपका जो एयर है वो एक्सपैंड कर गया है. एक्सपैंड कर गया तो उसकी डेंसिटी कम हो गई है. एक्सपैंड कर गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम हो गई तो वो भाई साहब ऊपर जाएगा. अभी यहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया. तो जैसे समझ लो ये आपका नवी मुंबई है, तो नवी मुंबई में लो प्रेशर रीजन अगर क्रिएट होता है तो बाकी सारे जगहों से बहुत जोर से आंधी तूफान आएगा. रत्नागिरी से,
आपके भाई साहब नांदेड़ से, पता नहीं कहां कहां से, ठीक है। जहां पे हाई प्रेशर है वहां से अभी इस जगह पे आएगा और ये प्रेशर को बैलेंस करेगा, इसलिए आंधी तूफान आता है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपने प्रेशर रीडिंग अभी लिया है, माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल गिव यू द गेज प्रेशर, ठीक है। द प्रेशर मेजर्ड अबव द एब्सोल्यूट जीरो इज नोन एज द एब्सोल्यूट प्रेशर। द ग्राफ रिप्रेजेंट द प्रेशर दैट चेंजेस लीनियरली विथ हाइट। तो जैसे जैसे भाई साहब आपका हाइट चेंज होगा वैसे वैसे भाई साहब आपका प्रेशर भी चेंज होगा, ठीक है। ओके, फ्रॉम द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। अभी जैसे समझ लो यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, ये टैंक ए है और ये टैंक बी है, दोनों का हाइट h है। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक ए is more than the bottom of the tank B. The pressure at the bottom of the tank A is less than that of the bottom of the tank B. अभी देखो टैंक A जो है वो साइज में थोड़ा छोटा है, टैंक B जो है साइज में थोड़ा बड़ा है, लेकिन हाइट ऑफ वाटर कॉलम दोनों में सेम है, ठीक है, क्लियर है। द प्रेशर डिपेंड, तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है, ये वाला प्रेशर क्या होगा, ये वाला प्रेशर होगा, देखो जो P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस प्लस ये वाला कॉलम दैट इज P नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर एच जी, और यहां पे जो प्रेशर होगा P एट ए दैट इज प्रेशर एट बी विल बी P नॉट प्लस रो एच जी, ये हो गया भाई साहब। तो ये दोनों प्रेशर्स आपके क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक ए एंड बी इज द सेम। ये जो प्रेशर है एट द बॉटम ऑफ द टैंक ए एंड बी इज द सेम। द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम in both the containers is equal. तो height of the water column दोनों में बराबर है, therefore pressure B depends on the height for static fluid and the atmospheric pressure as the given place. Thus option D is the correct option. ठीक है, clear है भाई साहब, are we clear? What is the pressure of a swimmer 20 meter below the surface of water at sea level? तो भाई साहब pressure at 20 meter below, तो आपका कितना हो जाएगा, देखो pressure will be equal to आपका जो atmospheric pressure है वो प्लस रो एच जी, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली 1.013 इंटू 10⁵ प्लस रो, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज भाई साहब आपका 1000 kg पर मीटर क्यूबिक, ठीक है, इंटू एच, एच की वैल्यू भाई साहब कितनी है 20, इंटू जी, जी की वैल्यू यहाँ पे 10 ले लें भाई साहब, ओके। चलिए इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10⁵ भी लिख सकते हैं ना, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 10⁵, सो दैट विल बी 3 इंटू 10⁵, 10⁵ मतलब 3 एटमॉस्फेयर हो गया। एक एटमॉस्फेयर का 10⁵ होता है, तो 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिख सकते हैं, या 3 इंटू 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हैं, या 3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या 3 एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा पार्टी, ओके। Okay, so pressure inside a fluid, Buoyancy and Archimedes principle, equation of continuity and Bernoulli's equation, viscosity क्या होती है, surface tension. These are the things which we are going to cover in fluid mechanics. Okay, so pressure inside a fluid, आपका भाई साहब जैसे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, तो किसी भी फ्लूइड के अंदर चाहे वो स्टेशनरी हो या चाहे वो भाई साहब मूविंग हो, देयर इज अ प्रेशर, ठीक है। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इवन अंडर द स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। थोड़ा सा भी आपने फोर्स दिया तो वो भाई साहब फ्लो करेगा। इतनी सारी नदियां बह रही हैं, समुद्र में भाई साहब देखो कंटिन्यूअस फ्लो है, इसमें भाई साहब कौन सा पुश कर रहा है, कोई पुश नहीं कर रहा है। थोड़ा सा हवा आया तो समुद्र की वेव्स बन रहे हैं। आपके समुद्र के वेव्स क्या क्यों बन रहे हैं भाई साहब, क्योंकि भाई साहब उधर से मून इनको खींच रहा है, ठीक है, सो इससे बन रहा है।
मून का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन इन पे पड़ रहा है क्योंकि ये फ्लूइड्स हैं। तो फ्लूइड्स विल मूव इन इवन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अ वेरी स्मॉल फोर्स, ठीक है, दे आर गोइंग टू मूव इवन अंडर द, सो बोथ लिक्विड एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड्स, ठीक है। तो जैसे अगर आपने प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स दैट यू अप्लाई ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, किसी यूनिट एरिया पे जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड द प्रेशर, ठीक है। अभी इसी फोर्स को ज्यादा करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे हमने ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये फोर्स और ये एरिया जो है वो कम हो गया है, जिसके वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, दैट्स द रीजन इट विल गोइंग। लेकिन अगर हमने उल्टा कर दिया इसको भाई साहब, ठीक है, ऐसा कर दिया तो क्या ये जाएगा भाई साहब? नो, इट विल नॉट, ठीक है। यहाँ पे लेस प्रेशर क्रिएट होगा, इट विल नॉट वर्क, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर प्रेशर, दिस इज व्हाट यू हैव टू, तो यहाँ पे आपका लेस एरिया हो जाएगा, ठीक है, द एरिया इज लेसर एंड हेंस द प्रेशर इज ग्रेटर, ठीक है, ओके। हमारे टाइम पे भाई साहब बहुत तकलीफ वाले बैग्स होते थे, हमारे स्कूल बैग्स जो होते थे उसमें ऐसे भाई साहब स्ट्रैप्स होते थे, मतलब पतले पतले एकदम से, एकदम एक रस्सी की तरह। आज की तारीख में जो आपके स्कूल बैग्स होते हैं इसमें भाई साहब ये मोटे मोटे स्ट्रैप्स हैं, यू अंडरस्टैंड व्हाई? सो दैट द प्रेशर इज रिड्यूस्ड, ठीक है। आपके ऊपर जो प्रेशर आता है, इतना सहूलियत दिया गया है आपको, फिर भी भाई साहब प्रेशर नहीं ले रहे हैं, पता नहीं क्यों, ओके। हमारे यहाँ पे मतलब ऐसा ये ऐसा वाला बैग होता था, एकदम पतले के स्ट्रैप्स होते थे एंड द प्रेशर यूज्ड टू बी ह्यूज, ठीक है। यहाँ पे आपके जो बैग्स हैं दे हैव बीन क्रिएटेड विद बिगर स्ट्रैप्स so that the area is more. If the area is more, then force upon area is equal to pressure, the pressure will be less, ठीक है। हाँ जी, कुछ विशेष टिप्पणी बोलिए। तो आपका ये हो गया लेस एरिया, दैट विल बी मोर एरिया, ठीक है, ओके। इट इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया पे, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज प्रेशर। नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, दिस विल बी नोन एज प्रेशर। तो आपकी किस टाइप की क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन फोर्स से बना हुआ है, ठीक है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, तो ऑब्वियसली भाई साहब अगर आप देखोगे प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का अगर आप देखोगे mL/T-2 है, एरिया का होता है L स्क्वायर, सो दिस वन विल बी mL-1T-2, ठीक है, दिस विल बी द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, ओके। सो जैसा आपका भाई साहब यहाँ पे आप अगर किसी सब्जी को काट रहे हैं तो यू बेसिकली आपके नाइफ का दोनों भी एंड है, देखो एक ब्लंट एंड है और एक शार्प एंड होता है। इस ब्लंट एंड से आप किसी सब्जी को काटने की कोशिश करोगे, शायद कट भी जाए लेकिन बहुत टाइम बाद, ठीक है, बट दिस विल बी द वन विच इज अप्लाइड टू कट द वेजिटेबल, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपका प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एरिया बहुत कम हो गया है, ठीक है, द लेसर इज द एरिया। ये जो चक्कू चूरी धार करवाने वाले होते हैं वो करते क्या है, आपका भाई साहब ये सीजर हो गया या चक्कू हो गया जो भी है, उसको भाई साहब जोर से ये घुमाते हैं, जिससे क्या होता है वो निकलता है और वो धार आ जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत प्रोलॉन्ग यूज से आपका होता क्या है, ये मोटा होने लगता है और तब चीजें कटती नहीं है, तब आपको भाई साहब इसको फिर से एक बार धार देना पड़ता है, एंड दैट्स व्हेन यू आर रिड्यूसिंग द एरिया एंड दैट विल एनेबल यू टू इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है। There are several examples which show the importance of pressure. Let's say cutting of vegetables, ठीक है। So आपका जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रेन्स के नीचे आप देखोगे प्लैंक्स होते हैं और इन प्लैंक्स का एरिया बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ट्रेन आपका कंटिन्यूसली एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है ना, और ये कंटिन्यूसली रेल्स के ऊपर जा रहा है। ये these rails are exposed to weather conditions and these weather conditions could be heavy rains, these weather conditions could be lot of water clogging and all। तो हो सकता है जमीन धंस जाए भाई साहब, क्योंकि अगर ये बहुत हाई प्रेशर वाला ट्रेन इसमें से जाएगा तो जमीन धंस सकती है, ठीक है। इसीलिए भाई साहब आपने प्लैंक्स लगा दिए हैं ताकि प्रेशर रिड्यूस हो जाए, ठीक है। आपका एरिया बढ़ा रहे हैं क्योंकि रेल्स का एरिया बहुत छोटा है और इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है ना। इतना बड़ा ट्रेन भाई साहब उन दोनों रेल्स से, तो रेल्स का एरिया तो टुल्लू सा है, लेकिन आगे जो रेल्स जिन पे लेटी हुई है वो है भाई साहब आपके ये प्लैंक्स। इन प्लैंक्स का एरिया जबरदस्ती बढ़ाया गया है ताकि आपका प्रेशर एब्जॉर्ब हो सके। The pressure which is created by a fast, heavy moving train is actually reduced by the planks that are placed in between the rails. Rails के एरिया कम है लेकिन planks का एरिया ज्यादा है, ठीक है। That is what reduces. तो ये जो आपके planks होते हैं, they reduce, they increase the area and hence reduce the pressure, ठीक है, they reduce the pressure.
So sleepers on the railway tracks, they reduce the pressure. Uses existing tracks and sleepers. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब existing tracks and sleepers, इसके ऊपर आप भाई साहब रेल्स लगाते हैं, ठीक है, जिससे आपका प्रेशर रिड्यूस होता है. ओके, वाई कैमल कैन इजिली वॉक इन डिजर्ट एंड वी कैन नॉट. तो हमारे भाई साहब जो फीट होते हैं उन पे भाई साहब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हमारे वेट के तले वो धंस जाता है. बट कैमल्स हैव अ लार्जर एरिया एंड हेंस देयर फीट इज नॉट, तो इनका प्रेशर कम हो जाता है, सो दे कैन वॉक थ्रू कंफर्टेबली इन द सैंड. ठीक है, सेम अप्लाइज टू व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन अ स्नो. आप अगर भाई साहब वो जूते निकाल लोगे जिससे भाई साहब आप करते हो, तो उसमें आपका एरिया बढ़ता है, आप अंदर नहीं धंस रहे हो. ठीक है, ओके, सो आपका फीट जो है दैट इज हैविंग अ वेरी लेस एरिया, whereas if you see the feet of a camel, it has got a huge area and it will not allow it to basically sink in the sand. ठीक है, तो इसका एरिया ज्यादा है. A camel which is much heavier can easily walk on sand because camel has broad feet. The weight of the camel is spread over the large area covered by its feet. Thus, the pressure exerted by its body in the sand is much lesser. ठीक है, density defined as mass per unit volume. तो density हो गया आपका mass per unit volume, scalar quantity है kg per meter cubic. Okay. If the area of a wall of a dam is 20 meters square and a normal force मतलब क्या होता है? The force which is acting perpendicular to the surface. इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? Thrust. Is 1500 Newton is applied by the water on it. Then calculate the pressure. तो pressure होता है भाई साहब आपका normal force upon area. तो normal force हो गया आपका 1500 upon 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से भाई साहब ये कितना हो जाएगा? 75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, this will be 75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्लियर है? हाइड्रोलिक प्रेशर क्या होता है? तो आपने देखा कि जैसे जैसे आपके लिक्विड के अंदर डेप्थ बढ़ता जाता है, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, सो अगर समझ लीजिए कोई एक वेसल है जिसमें आपने लिक्विड फिल करके रखा है, एंड लेट्स से यू मेक 3 होल्स एट डिफरेंट हाइट्स. सो ऑब्वियसली दिस विल बी अ हाइट, दिस विल बी मच डीपर हाइट, एंड दिस इज द डीपेस्ट ऑफ ऑल हाइट्स. सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे होगा? यहां पे. आप देखोगे यहां से जो लिक्विड जाएगा वो बहुत दूर तक जाएगा, यहां से जो लिक्विड जाएगा वो यहां तक ही जाएगा, यहां से जो लिक्विड जाएगा वो सबसे लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. व्हाई? बिकॉज द प्रेशर एट ऑल द हाइट्स इज डिफरेंट. द प्रेशर एट दिस हाइट विल बी मैक्सिमम, हेंस दिस विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड rather than these two. ठीक है, so liquid pressure is the increase in pressure at increasing depths in a liquid. This pressure increases because the liquid at lower depths has to support all the water above it. तो ऑब्वियसली भाई साहब इसको पूरे को सपोर्ट करना है तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है. ठीक है, सो ये आपका लिक्विड हो गया भाई साहब. गैसेस में भी अगर आप देखोगे, गैस में आपका कोई डेप्थ का ये नहीं है. ठीक है, पास्कल्स लॉ, व्हाट इज पास्कल्स लॉ? अ चेंज इन प्रेशर at any point is confined in a confined incompressible fluid at rest is transmitted undiminished to all points in the fluid. मतलब अगर आपने कहीं पे भी चेंज इन प्रेशर लाया एक अनकंप्रेसिबल फ्लूइड में, तो वो फ्लूइड, वो जो प्रेशर है वो सब जगह फैल जाएगा. ठीक है, जैसे समझ लो आपका भाई साहब एक लिक्विड है, इनकंप्रेसिबल है. ठीक है, अ चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ कंफाइंड इनकंप्रेसिबल, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, एट रेस्ट पे है, इस ट्रांसमिट. तो हमने यहाँ पे कोई चेंज इन प्रेशर क्रिएट किया, ये जो चेंज इन प्रेशर है ये भाई साहब फैल जाएगा पूरे लिक्विड में, इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा. ठीक है, द चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ कन्फाइंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड विच इज एट रेस्ट, ठीक है, विच इज एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू ऑल पॉइंट्स इन द फ्लूइड. इसको जरा फटाफट से लिख लीजिए. डन है? So a 10 Newton force is applied at a stopper with an area of 1 square meter. समझ लीजिए यहां पे कोई लिक्विड है और यहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स. समझ लो ये स्टॉपर है, इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर. तो कितना प्रेशर आप जनरेट कर रहे हैं? यू आर जनरेटिंग अ प्रेशर ऑफ 10 अपॉन 1, दैट इज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू आर जनरेटिंग अ फोर्स ऑफ 10 पास्कल्स.
A 10 Newton force is applied to a stopper with an area of 1 square meter. Results in 10 Newton force on every square meter. तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये जो प्रेशर है ये पूरा डिस्पर्स हो जाएगा थ्रू आउट द लिक्विड, ठीक है, और इक्वली डिस्पर्स होगा. So it is following the Pascal's rule that when you are applying the pressure, that gets equally dissipated throughout the fluid. This bottle is filled with liquid that is non-compressible. तो आपने एक नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड को फिल किया है और इस नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड में ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इफ द बॉटम हैज एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर एंड ईच स्क्वायर मीटर इज पुश्ड बाय 10 न्यूटन, देन एंटायर बॉटम रिसीव्स अ 10 न्यूटन का पुश. हर मीटर स्क्वायर में, यहां पे जितने भी मीटर स्क्वायर होंगे सब में 10 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस होगा. तो बॉटम के एरिया में भी 10 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पे एक्सपीरियंस होगा. द प्रेशर विल बी इक्वली डिसिपेटेड एट ऑल द प्लेसेस विद इन द लिक्विड. ठीक है, ये पूरे इनकंप्रेसिबल लिक्विड में ये प्रेशर पास आउट हो जाएगा, ठीक है, और इक्वली पास आउट होगा. मतलब यहां पे भी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहां पे भी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहां पे भी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, डेप्थ, हाइट, व्हाटएवर. ठीक है, सो दिस इज पास्कल्स लॉ. तो एक इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते. अगर गैस होता था तो क्या होता था, इसको कंप्रेस कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ये एक इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, जनरली अ लिक्विड. सो इफ यू आर exerting a pressure at any point on an incompressible fluid, the pressure is equally dissipated to all the parts of the fluid. ठीक है. Pascal also said that pressure exerted at a point is the same in all directions in a fluid at rest. तो एक fluid rest पे है तो equally dissipate होगा ये, ठीक है. तो जैसे समझ लो यहाँ पे एक ट्राइंगल है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने फ्लूइड के अंदर रख दिया है, ठीक है, फ्लूइड के अंदर रख दिया है भाई साहब. तो लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का आपने कॉन्फ़िगरेशन ले लिया है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, दिख रहा है ये, ओके. सो फ्लूइड एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल प्रिज्म. ये राइट एंगल प्रिज्म की तरह है. अभी देखो यहाँ पे फोर्सेस आ रहे हैं. एक फोर्स आपका इस तरफ से एफ सी विच इज अगेन बाय द लिक्विड, ये एफ ए और ये एफ बी, ठीक है, दीज आर द फोर्सेस. अभी ध्यान दो, ये वाला फोर्स हमने इस पे नॉर्मल रखा है तो मतलब ये थ्रस्ट हो गया. ये वाला फोर्स इस पे नॉर्मल है तो ये थ्रस्ट हो गया. ये वाला फोर्स इस सरफेस पे नॉर्मल है तो ये थ्रस्ट हो गया, ठीक है. सो एट बी सी द थ्रस्ट एप्लीकेबल इज एफ ए, एट ए बी द थ्रस्ट एप्लीकेबल इज एफ सी, एंड एट दिस वन ए डी एफ सी जो भी है द थ्रस्ट एप्लीकेबल इज एफ बी, ठीक है, ओके. सो अभी अगर हम यहाँ पे पूरा फोर्स देखें, अगर ये बॉडी नीचे नहीं जा रही है तो ये एफ बी हो गया. इसका भाई साहब अगर मैंने थीटा ले लिया, यहाँ पे देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो. ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, है कि नहीं. ये वाला एंगल थीटा, क्यों, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. भाई ये वाला थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा. ये वाला आपका कितना हो जाएगा बोलो, 90. ये परपेंडिकुलर है 90 क्योंकि परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. अभी इस पे आते हैं भाई साहब, ठीक है, ये वाला है 90 जिसमें ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है. एफ बी इधर से आ रहा है तो इसका कितना हो जाएगा एफ बी कॉस थीटा. सो व्हाट इज द टोटल नेट फोर्स वर्टिकली, नेट फोर्स वर्टिकली क्या हो जाएगा एफ बी कॉस थीटा, और इधर कितना है एफ ए इज इक्वल टू एफ ए. अगर ये बैलेंस है तो, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है. ये वाला एंगल आपका थीटा है तो एफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ ए, और आपका इधर वाला क्या हो जाएगा बोलो एफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी. एफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी, ठीक है, क्लियर है. सो एफ सी इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा, ठीक है. सिमिलरली अगर आप एरिया देखेंगे तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब ए बी साइन थीटा. ये आपका ए बी है देखो, ठीक है, ए सी इधर हो गया तो आपका भाई साहब ए बी साइन थीटा, ए हो गया ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया ए बी, ठीक है. ये ए सी हो गया भाई साहब ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ए हो गया आपका ए बी कॉस थीटा. क्लियर है, समझ में आ रहा है. देखो ध्यान से देखो, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इस तरफ है एरिया, इस तरफ एरिया है, और ए बी आपका इस तरफ का एरिया है. तो इस तरफ के एरिया का इस तरफ का कॉम्पोनेंट अगर हम ले लें, ये आपका भाई साहब क्या है देखो, ये आपका एरिया है, एरिया वेक्टर इधर कितना हो जाएगा भाई साहब ए साइन थीटा हो जाएगा, ए बी साइन थीटा इस तरफ, ठीक है. ये वाला एरिया वेक्टर इस तरफ है तो इसका इधर कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है. आपका भाई साहब ए ऊपर की तरफ ये वाला एरिया है, ठीक है. इसका भाई साहब अगर हमको ए बी ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा जैसे आपका फोर्स का है, ठीक है. तो अभी बताओ भाई साहब प्रेशर अलोंग,
तो ये हो गया आपका फोर्सेस गेटिंग बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सिंग का बैलेंस है और एरिया का बैलेंसिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वैसे ही भाई साहब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स का बैलेंसिंग और एरिया का बैलेंसिंग, और अपने को मालूम है फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं एफ सी बाई ए सी इज इक्वल टू एफ बी बाई ए बी इज इक्वल टू एफ ए बाई, अभी एफ सी की वैल्यू क्या है भाई साहब, तो एफ सी की वैल्यू हो गई भाई साहब क्या, एफ बी बाई ए बी इज इक्वल टू एफ ए बाई, तो आपका प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, तो आपका प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, ठीक है। दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ, इसी को अपन भाई साहब क्या बोलेंगे, पास्कल का लॉ। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। सो थिंक अबाउट द प्रेशर at the bottom of the vessels if the vessels A, B and C contain different amount of liquids but height of the liquid is same। यहां पे भी लेट्स से h height है, ठीक है, यहां पे भी h height है और यहां पे भी h height है। अभी आप देखोगे कि ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम ये अलग अलग है ना, लेकिन स्टिल द प्रेशर एट दैट सेम डेप्थ विल बी द सेम बिकॉज प्रेशर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन डेप्थ, ठीक है। प्रेशर आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, रो एच जी, so it will be only dependent on the height, the density and the acceleration due to gravity, ठीक है, ओके। हाइड्रोलिक मशीन्स, अभी जैसे आपने कभी कार क्लीनिंग जगह पे देखा है, कार स्पा जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें करते क्या है वैसा, फोर व्हीलर को ऐसे डालते हैं और घुमाते हैं, ये फोर व्हीलर वैसा अपने आप ऊपर जाता रहता है, ठीक है, और फिर इसमें वैसा पानी उन लोग जो भी है छोड़ते हैं, तो ये अपने आप ऊपर कैसे जा रहा है, हाउ इज इट मूविंग। इतने बड़े गाड़ी को भाई साहब दो लोग धक्का नहीं मार सकते और एक आप चीज घुमाते हो और वो ऊपर चला जाता है, ऐसा कैसा हो रहा है, तो इसको अपन हाइड्रोलिक प्रेस बोलते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस कैसा होता है, देखो अब जैसे समझो आपने यहां पे ऐसे किसी चीज को रख दिया ऐसे, ठीक है, क्लियर है, समझ लो यहां पे आपने लिक्विड डाल दिया, ठीक है, क्लियर है, इधर और इधर प्रेशर आपका सेम रहेगा, लेकिन यहां पे जो एरिया है और ये जो एरिया है ये अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैंने आपको क्या बोला कि अब जब फोर्स अप्लाई करते हो तो ये प्रेशर जो है इक्वली किसी लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मुझे बताओ यहां पे लेट्स से एरिया A1 है और आपने फोर्स F1 अप्लाई किया, तो जिसके वजह से यहां पे F2 फोर्स जनरेट हो रहा है और A2 एरिया है लेट्स से, ठीक है। अभी हम यहां से कहानी शुरू करते हैं। यहां पे आपने प्रेशर क्या क्रिएट किया, यहां पे प्रेशर क्रिएट किया, तो प्रेशर विल बी इक्वल टू F1 बाई A1, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां पे एरिया का मैं अभी यही प्रेशर पूरे लिक्विड में फैल जाएगा, मतलब सेम प्रेशर यहां पे भी होगा, ठीक है, लेकिन यहां पे आपका A2 बढ़ चुका है, ठीक है, तो A2 बढ़ चुका है, सेम प्रेशर है, द प्रेशर हियर विल बी सेम, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा F2, ठीक है। तो बताओ मुझे F1 ज्यादा होगा या F2 ज्यादा होगा, F1 ज्यादा होगा या F2 ज्यादा होगा। यहां पे मैंने प्रेशर अप्लाई किया, यहां पे फोर्स, ठीक है भाई साहब, आपका A2 अगर बढ़ गया है तो आपको F2 को भी तो बढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रेशर तो सेम है। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो प्रेशर तो सेम है ना भाई साहब, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस, क्योंकि पास्कल्स लॉ क्या बोल रहा है, जब आप किसी इनकंप्रेसिबल लिक्विड पे प्रेशर क्रिएट करते हो तो वो प्रेशर डेसिपेट हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब सब जगह वही प्रेशर बन जाएगा। तो मैंने यहां पे प्रेशर क्रिएट किया P, सम अमाउंट ऑफ प्रेशर आई हैव क्रिएटेड, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर हम इसका अगर आंकड़े देखेंगे तो इस पे फोर्स F1 जरूर लगा रहेगा क्योंकि इसका A1 है, तो ये आपका प्रेशर हो गया, यही प्रेशर यहां पे भी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका आंकड़े निकाले बाय फॉर्मूला, यहां पे F2 फोर्स जनरेट हो रहा होगा पर A2, अभी आपका देखो A1 से A2 ये बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली F1 से F2 बढ़ेगा। जैसे आप समझो कोई फ्रैक्शन है 1/4 है, इसका अपन कर रहे हैं भाई साहब लेट्स से 16, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 4 कर दिया आपने, बढ़ाया इसको, सर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ेगा ना भाई साहब, तभी तो आपका ये रेशियो सेम मेंटेन रहेगा। यहां पे P को अगर आपको मेंटेन करना है तो क्योंकि आपका A1 से A2 बढ़ गया है तो F1 से F2 बढ़ जाएगा, ठीक है, और इसी की वजह से वो गाड़ी ऊपर चली जाएगी, गाड़ी पे बहुत ज्यादा ह्यूज फोर्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बाय अप्लाइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इन अ स्मॉल एरिया you are creating a huge force in a bigger area and that's what basically is lifting the vehicle up. This is called hydraulic press. हाइड्रोलिक क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहां पे आपका वाटर यूज हो रहा है, दिस इज द प्रिंसिपल, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स, ये आपका एक हाइड्रोलिक प्रेस है, ठीक है, देखिए आपका भाई साहब हाइड्रोलिक जैक और लिफ्ट, ये आपके पंचर बनाने में आप इसको यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादा करके फोर व्हीलर्स में अगर पंचर बनाना है तो फोर व्हीलर को आपको ऊपर करना पड़ेगा टायर निकालने के लिए, सो यू यूज दिस काइंड ऑफ अ हाइड्रोलिक जैक और लिफ्ट,
ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं आपके भाई साहब, दीज आर हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है। ये होता है आपका भाई साहब कार वॉश, ये कार स्पा में ऐसा ही होता है, यहाँ पे आपने प्रेशर क्रिएट किया और वो गाड़ी ऊपर जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक। तो इससे आपने प्रेशर क्रिएट किया, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट इन दिस मशीन अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड एज इनपुट एंड अ लार्ज फोर्स इज रिसीव्ड एज आउटपुट, ठीक है। अ लार्ज फोर्स इज रिसीव्ड एज आउटपुट, स्मॉल फोर्स इज इनपुट एंड अ लार्ज फोर्स रिसीव्ड एज आउटपुट। आर वी अंडरस्टैंडिंग व्हाई? क्योंकि यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, लेट्स से एरिया 10 गुना बढ़ गया तो फोर्स भी आपका 10 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर F1 फोर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा आपका F2 फोर्स जो है वो F1 इंटू 10 हो जाएगा, दिस विल इंक्रीज 10 टाइम्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, ओके। ये आपका फ्लूइड है। Why hydrostatic pressure is a scalar quantity even though pressure is force divided by area? इसको अपन भाई साहब क्यों स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं? हाँ हाँ, लेकिन फोर्स तो है ना, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का तो डायरेक्शन है। अरे बोलो, पहुंच चुके हो तुम? फोर्स का सिर्फ परपेंडिकुलर वाला ले रहे हो तुम, फोर्स किसी डायरेक्शन में नहीं है। फोर्स अगर इस डायरेक्शन में भी रहेगा तो तुम इसको जबरदस्ती ऐसे लाओगे, इसका ये वाला कंपोनेंट निकालोगे। प्रेशर इज नॉट फोर्स अपॉन एरिया, टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज थर्स्ट अपॉन एरिया, ठीक है। डायरेक्शन को तुमने एक ही डायरेक्शन कर दिया है और कोई डायरेक्शन ही नहीं है। कैसे भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करो, तुमको वैसा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना है, दैट इज द रीजन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो यू आर किलिंग द वेक्टर फैक्टर, ठीक है, वेक्टर फैक्टर को आप किल कर रहे हो, ठीक है। सो आपका भाई साहब, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस एंड नॉट जस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस इज द रीजन प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो फोर्स इज अ वेक्टर। तो फोर्स भाई साहब आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर ही ले रहे हो, इसकी वजह से प्रेशर जो है आपका वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या नमाज क्यों पढ़ रहा है, क्या हो गया? ठीक है, जाइए।